गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी लोग जान चुके हैं कि हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यहाँ पे देखेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पूरा द एंड कर दें। मतलब कि आज का जो हम लोग को लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फ्राडेज लॉ को यूज करते हुए हम लोग उसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इससे जो क्वेश्चंस बनता है फ्राडेज लॉ से वो आपका 5 नंबर का भी क्वेश्चंस बनता है, कभी 3 नंबर का बनता है, कभी वो 1 नंबर में भी घुस जाता है, ठीक है। तो इसका गारंटी नहीं है कि ये क्वेश्चंस कहाँ पे घुसेगा, लेकिन जो जनरली देखा गया है वो 5 नंबर का क्वेश्चंस में इसको देखा गया है। तो 5 नंबर को कैसे हम लोग कवर करेंगे, तो जब तक हम लोग इस लेक्चर्स को अच्छा तरीके से नहीं समझेंगे, समझ में आ गया। तो इसी चलते इसको पेशेंस के साथ पूरा अच्छा तरीका से इसको देखने की कोशिश कीजिएगा और बहुत ही अच्छा तरीके से इसको समझाया जाएगा कैसे हम लोग न्यूमेरिकल को सोच पाएंगे, कैसे उसको अप्रोच करेंगे, ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा। तो आप सभी को ये भी बता दें कि अगर आप इससे पहले वाला 3 लेक्चर्स को अगर नहीं देखे तो उसको पहले देख लीजिए। जैसे सबसे फर्स्ट, क्योंकि आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितना भी नंबर का क्वेश्चन पूछता है वो सारा कुछ आपसे हेल्प मतलब कि क्या हो सके, डील हो सके, जिससे आपका 5 नंबर हो, 7 नंबर हो, चाहे जितना नंबर कभी पूछे, इससे वो तो डिपेंड करता है वहां पे कि किस तरह का क्वेश्चन वहां पे डाला जा रहा है। कभी 5 नंबर का पूछता है, कभी 6 नंबर, कभी 7 नंबर का भी पूछ देता है, ठीक है। तो इस तरह से तो हो सकता है इस वाला ये पार्ट से तो आपका 5 नंबर का आएगा। इससे पहले वाला अगर देखोगे 3 पार्ट, तो 3rd पार्ट में आप लोग को जो बताया गया है तो उसमें भी आपको क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। उससे पहले अगर चलेंगे, कोहरलास लॉ हो गया, उससे पहले अगर ये सब देखेंगे तो उसमें आपको क्या बताया गया था। तो उसमें जैसे सेकेंड वाला, फर्स्ट में क्या है आपका, वहां पे बताया गया है बेसिक चीजों को जो 1 नंबर 2 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सेकेंड वाला लेक्चर देखोगे, कोहरलास लॉ ये सब देखोगे, 3rd वाला लेक्चर्स देखोगे तो वहां पे देखोगे कि वहां पर भी आप लोग को न्यूमेरिकल बनाने का तरीका बताया गया था, जिससे हम लोग कोई भी सेल का हम लोग को कितना उसका EMF होगा, है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ वहाँ पे हम लोग निकालने के लिए सीखे थे। उससे भी डायरेक्टली हम लोग को क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे वो 3 नंबर का क्वेश्चन हो, तो वहाँ से भी पूछता है। और आज का तो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग को इसमें हो जाता है टॉपिक, क्योंकि फ्राडेज लॉ से एकदम कंपलसरी है कि आएगा ही आएगा। हो सकता है फ्राडेज लॉ क्या है इसका डेफिनेशन लिखने के लिए दे पूरा। फ्राडेज लॉ का 2 लॉ होता है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, तो वो दोनों का एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है, या तो फिर आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो फ्राडेज लॉ से एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन, दोनों लॉ को मिलाने के बाद। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला हम लोग का है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि आप पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नॉलेज ले, तो उससे पहले भी जो 3 लेक्चर्स बनाया गया उसको भी अच्छा तरीके से देखिए, ताकि आपको पूरा डीपली समझ में आ सके। चाहे तो आप एक दिन में सारा लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हम लोग को क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इससे पहले जो हम लोग बात किए थे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात किए थे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता था, तो उसमें हम लोग देखे थे कि केमिकल एनर्जी से हम लोग को ट्रांसफॉर्म होता था किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वहां पे हम लोग का था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसका मतलब इसमें हम लोग करंट को सप्लाई करेंगे, तब हम लोग को वहां पे क्या चीज कन्वर्ट होगा, तो हम लोग को केमिकल एनर्जी में हम लोग को कन्वर्ट होगा। उल्टा होता था वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल में कि केमिकल से हम लोग को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते थे, और यहाँ इलेक्ट्रिकल से हम लोग को केमिकल में यहाँ पे चेंज करना है। यहां तक बात समझ में आ गया। तो इसको जानने से पहले हम लोग को 2 चीज जानना पड़ेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस को जानना पड़ेगा कि आखिर इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइटिस को समझने के बाद आप समझ जाइएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझ जाने के बाद फिर हम लोग चलेंगे किसमें, फ्राडेज लॉ में, क्योंकि इसी के टॉपिक से हम लोग को वहां पे आपको पता चलेगा कि आखिर क्या जरूरी था हम लोग को फ्राडेज लॉ के आने का, ठीक है। तो उसको जानेंगे, फिर फ्राडेज लॉ आखिर है क्या, उससे हम लोग को न्यूमेरिकल बनेगा कैसे, तो वो सारे चीज हम लोग देखेंगे और आज इसको खत्म कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा 100% हम लोग को प्रिपरेशन हो जाएगा। उससे पहले आपको एक और नोटिस देना चाहते हैं कि अगर यदि आप अभी तक गूगल फॉर्म को सबमिट नहीं किए तो गूगल फॉर्म को जरूर से जरूर सबमिट कर लीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बच्चे जमा कर चुके हैं। 50 से 55 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि गूगल फॉर्म को भर चुके हैं। तो वो गूगल फॉर्म आखिर है क्या, तो वहां पे आपका नाम, रोल नंबर और रोल कोड वहां पे पूछा जाता है, ताकि आप हमसे जुड़े हुए रहे और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो आपका भी रिजल्ट इस चैनल में शो किया जा सके, ठीक है, क्योंकि आप हमारे इस फैमिली का मेंबर हो, ठीक है। तो आपका डेटा मेरे पास होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर आप अभी तक नहीं भरे तो नीचे इसका कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखोगे तो उसका लिंक वहां पे डाला हुआ रहता है। तो वहां पे जाओगे तो वहां पे डायरेक्टली गूगल फॉर्म को सबमिट कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पे 55 से 50 स्टूडेंट वहां पे भर चुके हैं, तो आप भी वहां पे पीछे नहीं रहिए, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे किसको, इलेक्ट्रोलाइसिस को जानने के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइसिस आखिर होता क्या है।
तो द प्रोसेस ऑफ केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और द मोल्टेन स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? देखो कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिस क्या है इसका डेफिनेशन भी पूछ देता है, ठीक है। तो इसी चलते इसको बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसको दो तरीका से यहाँ पे समझाया गया, इसका दो डेफिनेशन लिख दिया गया। तो आपको जो भी पसंद है उसको यहाँ पे हम लोग को करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे आप वहां पे देखे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो वहां पे हम लोग को क्या हो रहा था, तो वहां पे जो भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट थे उन लोग को क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था या तो फिर उसका रिडक्शन हो रहा था, ठीक है। तो वहां पे हम लोग को क्या हो रहा था, तो वो अपने आप हो जाता था, स्पॉन्टेनियसली वहां पे काम करता था, खुद ब खुद वहां पे प्रोसेस वो हो जाता था कि एक हो जाएगा हम लोग को कैथोड की तरफ, एक चल जाएगा एनोड की तरफ। तो हम लोग देखे थे कि किधर रिडक्शन होगा, किधर हम लोग को ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या होता है कि जब हम लोग ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये सब जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, तो इसमें जो हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट जो वहाँ पे रखा जाता है उस कंटेनर में, उस सेल में, तो वहाँ पे हम लोग को क्या होता है, ऑटोमेटिक वहाँ पे हम लोग को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता है, तो उसको होने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को जो सप्लाई करते हैं, तो इसी प्रोसेस को जो बोलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा गया है कि द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे क्या करते हैं, जो केमिकल डिकम्पोजिशन होता है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, तो कब होता है, तो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, उसमें क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट को जब पास करते हैं तब उस इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गया तुम लोग को? चलो, तो वही चीज अब ये क्या रहेगा हम लोग को, एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा या फिर मोल्टेन स्टेट में रहेगा इलेक्ट्रोलाइट। क्या यहां तक समझ में आ गया? चलो, और उसी को दूसरा तरीका से क्या बताया गया, सो देखो, दैट केमिकल चेंजेस oxidation and reduction occurring at electrodes when electric current is passed through the electrolytic solution is called electrolysis। तो दो तरीका से यहाँ पे हम लोग देखें कि क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, कैसे, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग पास करते हैं, तो उसी फेनोमेना को, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। या तो फिर उसको दूसरा तरीका से ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि हम लोग एक चीज तो देख लिए थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखे थे, तो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाता था, टूट जाता था आपका इलेक्ट्रोलाइट, और वहां से डायरेक्टली हम लोग को क्या हो जाता है, डिकम्पोज तो हो ही जाता था। लेकिन यहाँ पे डिकम्पोज अपने आप होता नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ता है हम लोग को, ना स्पॉन्टेनियसली ये काम करता है, मतलब ऊपर से हम लोग को क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करना पड़ता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो हम लोग को क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो उसी को डिकम्पोज करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। या तो फिर हम लोग ये भी जाने थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कि वहां पे क्या होता था, हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट का वहां पे हम लोग को क्या होता था, ऑक्सीडेशन या तो फिर रिडक्शन होता था। तो यहां पर भी हम लोग वही चीज करेंगे कि यहाँ ऑटोमेटिक अपने आप तो होता नहीं है, तो नहीं होता है, तो इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद वहां पे इलेक्ट्रोलाइट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को, जो इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोग सप्लाई कर रहे थे, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वही चीज यहां पे दूसरा जो डेफिनेशन लिखा गया, क्या लिखा गया, द केमिकल चेंजेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकरिंग एट इलेक्ट्रोड्स। तो यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोड पे हम लोग को रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होता है केमिकल चेंजेस का। अब यहां पे देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या दोनों डिफिनेशन यहां पे कंप्लीट हो चुका है? कुछ नहीं, यहां पे सिर्फ सिंपल ये समझना है कि हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो अपने आप जो वहां पे हो जाता था डिकम्पोजिशन या फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तो यहां पे वो नहीं होता है। अब यहां पे नहीं होता भाई, तो उसको करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद वो ऑटोमेटिक हम लोग को डिकम्पोज हो जाता है या तो फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आ गया? चलो, बहुत बार समझाने के प्रयास किए, जो नॉर्मल बच्चा भी होंगे उन्हें भी समझ में आ गया होगा। चलो, द टर्म इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिक करंट। ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो मतलब होता है वो क्या होता है, हम लोग को डीकम्पोजिशन।
क्या होता है उसका मतलब डीकंपोजिशन। तो किसके द्वारा, तो बाय इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा डीकंपोजिशन होता है, वो जो मतलब होता है वो किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। चलो, तो द इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस जो इन्वॉल्व होता है इस कैसा होता है हम लोग को, तो नॉन स्पॉन्टेनियस, बार बार बोले कि यहां पे अपने आप तो होता नहीं है वहां पे, अरे यहां पे अपने आप वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन तो होता नहीं। रिडॉक्स रिएक्शन करने का मतलब एक तरफ ऑक्सीडेशन एक तरफ रिडक्शन होना, तो यही प्रक्रिया तो हम लोग क्या बोलते थे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पे देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता था उसमें अपने आप होता था, लेकिन इस जो इलेक्ट्रोलाइटिक यहां पे देखेंगे या तो फिर इस प्रोसेस में देखेंगे तो यहां पे अपने आप रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता, तो उसको करने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता था। इसी चलते बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो हम लोग को नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होता है उसमें, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। अब बात करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। चलो इतना लिख लो पहले, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो क्या होता है। तो द apparatus in which electrolysis is carried out is called इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इसका मतलब हम लोग पहले से भी जान चुके हैं कि जहां पे हम लोग को क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो उसी एपरेटस के या फिर वही डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया। इलेक्ट्रोलाइसिस आखिर होता क्या है ये भी समझ गए। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस जिस अपरेटस में या फिर जिस डिवाइस में होता है, तो वो डिवाइस का नाम जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। क्या यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे लिखा हुआ है, अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो हम लोग यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होता है जब हम लोग क्या करते हैं, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ठीक है। Thus, the electrical energy is transformed into the chemical energy। तो वहां पे इस प्रकार हम लोग को क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, तो केमिकल एनर्जी में, ठीक है। ये सब सारा चीज हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग को ये चीज होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल, मतलब कि जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसमें हम लोग को ट्रांसफॉर्म हो जाता है, केमिकल एनर्जी में। यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात आता है कि जैसे हम लोग वहां पे बात किए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है उसका जो हम लोग देखे थे फिगर, वो फिगर आखिर होता क्या था, तो उसका फिगर और यहां पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जब देखेगा तो यहां दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब देखते थे तो वहां पे हम लोग को देखते थे कि एक बीच में हम लोग को क्या रहता था, तो यूट्यूब लगा हुआ रहता था। क्या रहता था, अरे वहां पे देखा था ना, यू शेप का जो ट्यूब हम लोग डाला था, तो वो चीज हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग क्या चीज देखे थे, उसके अलावा भी हम लोग देखे थे कि जो वहां पे सेल जो लिया जाता था वो हम लोग को दो अलग अलग, मतलब कि जो उसमें इलेक्ट्रोड जो डाला जाता था, जैसे यहाँ पे बता देते हैं कि किस तरह से होता था। हम लोग को इस तरह से होता था कि दो को कंटेनर टाइप से लेते थे और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोड को अकेला डालते थे और इसमें क्या करते थे, अकेला डालते थे। उसके बाद हम लोग से ये सब इलेक्ट्रिक करंट ये सब इधर से हम लोग को फ्लो करते थे, मतलब वहां पे अलग अलग हम लोग यहाँ पे लेते थे कंटेनर टाइप से। लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, तो एक ही विकर में, एक ही चीज में, कंटेनर में हम लोग को क्या रहता है, दोनों इलेक्ट्रोड को वहां पे डुबाया जाता है। तो एक तो यहाँ पे मेजर पॉइंट हम लोग को अलग दिखा। उसके बाद वहां पे हम लोग देखे थे एक ट्यूब यहाँ पे डाला गया था, देखा गया था वहां पे ट्यूब हम लोग को अलग से डाला गया था और यहाँ पे कोई भी ट्यूब वगैरह का हम लोग यूज नहीं करते थे। ये मेजर यहाँ पे डिफरेंस देखा। उसके बाद वहां पे देखता तो इधर हम लोग लेफ्ट वाला को बोल रहे थे एनोड, क्या बोलते थे इलेक्ट्रोड को, एनोड, और राइट वाला को क्या बोलते थे हम लोग, कैथोड बोलते थे। यहां तक समझ में आ गया। अब एनोड में जो होता था चार्ज इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो वहां पे देखता था कि एनोड में होता था हम लोग को नेगेटिव, क्या होता था, नेगेटिव, और कैथोड में कैसा होता था हम लोग को, पॉजिटिव। ये क्यों होता था, ये सारे रीजन हम लोग वहां पे देख चुके थे। तो ये था इसमें, लेकिन इसमें अलग हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम लोग जब ऊपर से पास करते हैं, बाहर तरफ से पास करते हैं, तो इसमें क्या होता था, यहाँ पे आयनों का फ्लो होता था, उसके वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट पास होता था। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता था, एनोड में नेगेटिव चार्ज होता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं तो उस समय क्या होता है, जो एनोड होता है, एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड, अभी देखो इधर हम लोग एनोड को दिखा रहे थे, अभी एनोड को राइट साइड दिखा रहे हैं, ठीक है। इधर कैथोड दिखाते थे, अभी कैथोड को लेफ्ट साइड दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये समझना कि आखिर यहाँ पे अंतर क्या क्या देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एनोड को पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जबकि वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखता था तो वहां पे नेगेटिव लेते थे।
बाकी यहाँ पे कैथोड को नेगेटिव में ले रहे हैं। यहाँ तक मेजर डिफरेंस देख लिया। अब यहाँ पे देखो, हम लोग कोई भी जो सेल ये सब का बात करता है तो वहां पे जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो चार्ज देख रहा है, कटायन अनायन, तो ये हम लोग को दोनों में अलग अलग हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बात करते हैं तो अलग देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देखते हैं तो वो अलग देखने को मिलता है। लेकिन दोनों में कॉमन एक चीज देखते हैं, कॉमन एक चीज ये देखते हैं कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो बात होता है, किसका, जो ऑक्सीडेशन और जो हम लोग रिडक्शन का बात करते हैं, वो दोनों का दोनों ऑपरेटर्स में हम लोग को क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब हम लोग जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन वहीं पे जाकर के होगा जहां पे तुम्हारा क्या रहेगा, एनोड रहेगा। क्या चीज रहेगा, एनोड। और रिडक्शन वहीं जाकर के होगा जहां पे तुम्हारा क्या रहेगा, कैथोड रहेगा। क्या चीज रहेगा, कैथोड। तो ये चीज सिर्फ कॉमन देखने को मिलता है, इसी के अनुसार से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन तुम्हारा रिडक्शन होगा, मतलब कि कौन एनोड होगा और कौन वहां पे कैथोड होगा। ठीक है, तो यहां पर भले तुम्हारा चार्ज, यहां पे देखो बहुत सारे स्टूडेंट का यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग देखे थे एनोड में अनायन होता है, लेकिन यहां पे देख रहे हैं एनोड में कटायन हो जाता है। अगर ये हो क्या रहा है, तो हम लोग ये इलेक्ट्रिक करंट जो बाहर से पास कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। जैसे फिजिक्स में पढ़ोगे तो ये सर, तो इसी तरह से तुमको देखने को मिलेगा। और केमिस्ट्री में जो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखता था तो यहाँ पे उल्टा देख रहा था कि एनोड में तुम्हारा क्या हो रहा था, नेगेटिव देखने को मिला और कैथोड में पॉजिटिव देखने को मिला। लेकिन दोनों में जब मेजर जो वहां पे देखा जाता है फैक्ट, वो हम लोग को क्या रहता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब रेडॉक्स रिएक्शंस का बात कर रहे हैं। ठीक है, और वहां पे हम लोग देखते हैं कि दोनों जो इलेक्ट्रोड है, हम लोग को उस इलेक्ट्रोड में जाकर के ऑक्सीडेशन होगा जहां पे तुम्हारा क्या रहेगा, एनोड रहेगा, और उस इलेक्ट्रोड के पास जाकर के वो रिडक्शन होगा जहां पे तुम्हारा क्या रहेगा, कैथोड रहेगा। तो ये तुम्हारा दोनों चीज में कॉमन रहता है। मतलब यहां पर भी उसी तरह से होगा, यहां पे जो हम लोग को देखेगा ऑक्सीडेशन जो होगा वो एनोड में जाकर के होगा, मतलब एनोड तुम्हारा ये है तो इसमें जाकर के ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा किसमें, कैथोड में होगा। बस दोनों में मेजर पॉइंट है और इसी चीज को यहां पे हम लोग देखेंगे। अब धीरे धीरे फिगर को समझने के प्रयास करते हैं। ठीक है, अब फिगर जैसे देख रहे हैं, अंतर तो समझ गए कि क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम लोग जब यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, तो इसी का बात करते हैं हम लोग, है कि ना। अब इसका फिगर को हम लोग अच्छा तरीके से समझते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या है। सो सबसे पहले देखा कि एक ही यहाँ पे वेसल हम लोग लिया गया है। अब एक ही वेसल में हम लोग क्या कर रहे हैं, दो वो इलेक्ट्रोड को डुबाया जा रहा है। अब डुबाया जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट यहां पे पास किया जा रहा है। तो उसको कैसे अरेंजमेंट करेंगे, एक एमीटर लगा दिए हैं जो हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट को वहां पे बताएगा कितना वहां पे पास हो रहा है, कितना एम्पियर वहां पे फ्लो हो रहा है, ये सब चीज मेजर करेगा। अब यहां पे देख रहे हैं कि एक बैटरी लगाए, क्या लगाए हम लोग, बैटरी लगाए हैं। और साथ ही साथ यहां पे हम लोग जो देख रहे हैं वो हम लोग को क्या है, की लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हम लोग के पास की लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे छोटा वाला ही दे देते ताकि तुम लोग एकदम फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि चलो ठीक है। अब ये चीज, अब यहाँ पे क्या है, की है, और यहाँ पे एक हम लोग बल्ब लगा दिए ताकि हम लोग को पता चल सके कि अरे यहाँ पे ग्लो हो रहा है कि नहीं, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसी को पता करने के लिए हम लोग बल्ब वहां पे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे हम लोग बैटरी फ्लो कर रहे हैं, तब देख रहा है इधर बड़ा वाला प्लेट है मतलब उधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और इधर देख रहा है कि छोटा वाला प्लेट है मतलब इधर किस में जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो ये सब तुम लोग फिजिक्स में भी कर चुका है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दो को इलेक्ट्रोड है, एक एनोड रहेगा, एक क्या रहेगा, कैथोड रहेगा। चार्ज भी देख लिया किधर क्या रहता है। अब यहाँ पे हम लोग जानता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देखता है कि पॉजिटिव चार्ज तो इधर, मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है वो किधर से होता है, हम लोग को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तरफ। तो हम लोग इधर देख रहे हैं पॉजिटिव तरफ से हम लोग जाएगा और किधर फ्लो होगा, इधर हम लोग नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा। मतलब इधर देख रहा है इलेक्ट्रॉन इधर से हम लोग को फ्लो हो रहा है और किधर जा रहा है, इधर हम लोग को इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो, ये था तुम्हारा कहानी। अब ये ऑपरेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये पूरा सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये जो तुम्हारा वेसल है, इस वेसल को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, तो इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल बोलते हैं। अब यहाँ देखो, ये दोनों जो इलेक्ट्रोड डाला गया है, ये इलेक्ट्रोड के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये दोनों का दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है, हम लोग को इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब क्या होता है, मतलब कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इसका कहने मतलब है कि वहां पे जो यूज किया जाता है वो प्लैटिनम और ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड, यहां से क्या करेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट नहीं, यहां पे इलेक्ट्रोड होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा।
अरे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में थोड़ी, हम लोग इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो ये जो दोनों का दोनों जो इलेक्ट्रोड होगा वो हम लोग को क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। एक होता है हम लोग को एक्टिव इलेक्ट्रोड और एक होता है हम लोग को इनर्ट इलेक्ट्रोड। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग यूज करते थे, तो वहां पे हम लोग देखा था कॉपर लेते थे, जिंक लेते थे, ये सब लेता था। तो उन लोग क्या होता था, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता था। मतलब अब एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है एक्टिव, तो एक्टिव का मतलब होता है वो क्या करता है, उस रेडॉक्स रिएक्शन में वो भी जाकर के पार्टिसिपेट कर रहा था। और तुम भी देख रहा था कि वहां से हम लोग को कॉपर टूटता था, चाहे जिंक टूटता था, इस तरह से करता था। सबसे पहले देख रहा था इस तरह से कि इधर हम लोग जिंक लगाते थे, इधर हम लोग कॉपर लगाते थे, तो इधर देखता था ये हम लोग को टूटता था और इधर जाकर के हमको जुड़ता था। तो इन लोग भी क्या कर रहा था, तो हम लोग वहां पे जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा था उसमें भी उन लोग क्या कर रहा था, पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे प्लैटिनम का यूज कर लेते हैं या तो फिर ग्रेफाइट का यूज कर देते हैं, तो उन लोग क्या हो जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाता है। मतलब उन लोग किसी तरह का रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोड लगाते हैं वो हम लोग को कोई भी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसका रिएक्शंस में। यहां तक समझ में आ गया। तो इसी चलते जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाया जाता है वो क्या लगाया जाता है हम लोग को, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जो कि हम लोग इलेक्ट्रोड, जो कि हम लोग उसका एग्जांपल क्या क्या होता है, प्लैटिनम होता है और ग्रेफाइट होता है। क्या यहां तक समझ में आ गया? चलो, तो ये था मेजर यहाँ पे इसका फिगर। अब यहाँ पे देखो हम लोग को करना है ऑक्सीडेशन और करना है रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान के चलो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलो यहाँ पे तुम NaCl ले, क्या लेगा, NaCl, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी भरा रहेगा। अब यहाँ पे तुम इलेक्ट्रोलाइट को भर रहा है, चलो इसमें क्या है, पूरा तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट तुम भरा हुआ है। अब हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के आखिर किस तरह से होगा। तो तुम जान रहे हैं कि NaCl जो रहेगा, तो यहाँ पे तुम तो समझ गया कि एगो तुम्हारा क्या रहेगा, Na+ रहेगा, इधर क्या रहेगा तुम्हारा Cl माइनस। अब कौन किधर जाकर के जुड़ेगा, तो तुम समझ गया कि Na+ जाकर के कहां होगा तुम्हारा, किधर जुड़ेगा, और तुम्हारा जो Cl माइनस है वो किधर जाकर के जुड़ेगा। ये चीज तुमको करना है, ये चीज तुमको करना है। अब तुम समझो कि किधर कौन क्या होगा। सो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो Na+ होता है वो जाता है किसके पास, कैथोड के पास। सबसे पहले देख लो ये जो प्लेट है वो कैसा है, नेगेटिव, और ये प्लेट कैसा है तुम्हारा, पॉजिटिव प्लेट है। तो नेगेटिव वाला जाएगा किधर, पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव वाला किधर जाता है, नेगेटिव की तरफ। मतलब ये जो Na+ है वो किधर जाएगा तुम्हारा, कैथोड की तरफ, और ये जो Cl- है वो किधर जाएगा तुम्हारा, एनोड की तरफ। इसका मतलब जो भी पॉजिटिव जो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो हम लोग को क्या रहेगा, आयंस, वो किधर जाएगा, हम लोग को कैथोड की तरफ जाएगा, और जो तुम्हारा नेगेटिव वाला रहेगा वो किधर जाएगा, हम लोग को एनोड की तरफ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब ये आखिर हो कैसे रहा, सबसे पहले तो NaCl तो सिंपल था तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट, इन लोग किसी तरह का कोई रिएक्शन तो कर नहीं रहता। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, पास करने के बाद यहाँ पे क्या करता है, उसको डिसोसिएट कर देता है। ठीक है, डिकम्पोज कर देता है। तो डिकम्पोजिशन होने के बाद उन लोग क्या करता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। पॉजिटिव वाला आयंस चल जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो नेगेटिव वाला जो आयंस रहता है वो किधर चल जाता है, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड की तरफ पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया हो रहा है, अब यहाँ पे एक चीज तुम देखना कि इन लोग क्या हो रहा है, अगर पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड रहता था तो वो जाकर के नेगेटिव वाला में, मतलब कैथोड में जाकर के क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, और ये जो जा रहा है वो कहां जा रहा है, तुम्हारा एनोड की तरफ जाकर के जमा हो रहा है। तो इन लोग क्या हो रहा है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इन लोग क्या हो रहा है, वहां पे जाकर के जमा हो रहा है, इलेक्ट्रोड में जाकर के क्या हो रहा है, चिपक रहा है। अब चिपक जाने का, अब देखो यहाँ पे Cl है, तो Cl यहाँ पे इलेक्ट्रोड में जब जाएगा ना एनोड में, तो इन लोग क्या करता है, Cl2 गैस बन करके बाहर हम लोग को निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को दो गो क्वेश्चन बनता है, और इसी से चलते हम लोग आया है फ्राडेज लॉ। समझो पहले कंसेप्ट को। तो ये जो फ्राडेज लॉ आया वो क्या कहता था, सबसे पहले देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो पॉजिटिव वाला है तुम्हारे जाकर के कटायन में जाकर के क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। जो नेगेटिव वाला है वो जाकर के कहां जो हो रहा है, तुम्हारा एनोड में जाकर के जमा हो रहा है। अब यहाँ पे तुम्हारा जैसा रहेगा, अगर मान के चलो यहाँ पे गैस वाला चीज रहेगा, तो गैस जैसे बनेगा वो क्या हो जाएगा, बाहर हम लोग को निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड में कितना तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट जमा हुआ। क्या होता है यहाँ से क्वेश्चंस ये अराइज हो जाता है। मान के चलो ये प्रोसेस तो हो रहा है, हमारे मन में एक क्वेश्चन आया कि अरे आखिर हम लोग ये भी तो बता सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोड में कितना हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट जमा हुआ है। अरे ये चीज हम लोग बता सकते हैं। या तो फिर अगर मान के चलो गैस वाला रहेगा तो इसमें हम बोल सकते हैं ना कि कितना गैस हम लोग को बाहर निकला है, तो उसका अमाउंट को हम लोग कैसे पता करेंगे। अरे मन में क्वेश्चन जगता है कि नहीं। मान के चलो हम लोग ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे हो क्यों रहा है,
यहाँ पे वही हो रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है। डिकम्पोज करने के बाद उन लोग क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, और उन लोग क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोड में जाकर के चिपक रहा है। अब इलेक्ट्रोड में चिपक रहा है तो भैया कितना चिपकेगा, अगर उसका मास ये सब का बात करेंगे तो हम लोग तो बता सकते हैं कि मान के चलो यहाँ पे ये प्रक्रिया कर रहा है और मान के चलो उसमें कितना जमा हुआ, तो तुम बोलेगा नहीं वहां पे 5 ग्राम क्या हो रहा है, वो जाकर के जमा हो रहा है। और यहाँ पे बोल सकते हैं कि Na+ जो है वो कितना जाकर के इलेक्ट्रोड पे जमा हो रहा है, तो तुम बोलेगा कि नहीं वो 5 ग्राम जमा हो रहा है। तो आखिर उसका कुछ तो अमाउंट तो होगा ना, अमाउंट यहाँ पे आखिर कितना तुम्हारा चिपक रहा है या फिर कितना तुम्हारा बाहर निकल रहा है गैस, ये सब ठीक है। तो उसको पता करने के लिए हमारे मान में तो बहुत सारा सवाल हम लोग को पैदा हो गया, तो इसको डील कौन किया, तो इसको डील करने के लिए एक आया साइंटिस्ट जिसको बोलते थे फराडे, और वो हम लोग को क्या किया, फराडे लॉ दिया हम लोग को, ठीक है। अब उसमें हम लोग को क्या किया, जो हम लोग को जो फराडे लॉ था, ठीक है। अब ये इसका हम लोग को 2 गो लॉ है, क्या चाहिए हम लोग को है, 2 गो लॉ। अब 2 गो लॉ है तो सबसे पहले एक फर्स्ट लॉ चलेगा, उसके बाद चलेगा क्या चीज, सेकेंड लॉ। अब इसमें हम लोग को क्या बताया, ये फराडे ही हम लोग को बताया कि आखिर इस इलेक्ट्रोड में कितना हम लोग को अमाउंट में तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट जमा हो रहा है, मतलब हम लोग को वहां पे जाकर के जमा हो रहा है, तो जमा कितना हो रहा है उसी को बताया फराडेज लॉ। अब यहां पे हम लोग उसका फर्स्ट लॉ आखिर क्या बोलता है, सेकेंड लॉ हम लोग को क्या बोलता है, अभी धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। तो ये था तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो उम्मीद है कि अभी तक तुम्हें ये तो पता चल गया होगा आखिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आखिर होता क्या है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तुम्हारा क्या क्या काम हो रहा है। क्या यहां तक तुम्हें समझ में आ गया? अगर इतना तुम्हें समझ में आ गया तो जैसे हम लोग इसमें आएंगे फराडे लॉ में, तुम्हें एकदम एक एक बात दिमाग में घुस जाएगा, अरे आखिर यही करने के लिए तुम्हारा कौन आया था, फराडे लॉ। तो अभी दिमाग में सिर्फ इतना बिठा लो कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो काम होता था, यहां पे तो सारा प्रोसेस हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट को देंगे, देने के बाद हम लोग को जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होने के बाद हम लोग को यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो हो रहा है, तो एक तरह से हम लोग बोलो कि इसमें जाकर के उन लोग क्या कर रहा है, चिपक रहा है। अब चिपक रहा है भैया तो उसमें तो जमा हो रहा है, अब जमा हो रहा है तो कितना अमाउंट में उन लोग जमा हो रहा है। तो ये पता करने के लिए हमारे पास जो एक लॉ दिया वो हम लोग को बताया कि कैसे। अब ऐसा तो नहीं कि आप हम लोग जाकर के इसको छुड़ाने जाएंगे, छुड़ाने के बाद उसको तौलेंगे, तौल के हम लोग बताएंगे कि अच्छा ये इतना हो रहा है। अरे अब समझ रहे हैं, ये सब बहुत ही छोटा छोटा चीज में रहेगा, तो हम लोग उसको तो कंपेयर कर नहीं सकेंगे, और बार बार हम लोग कैसे करेंगे वहां पे। तो उसके लिए हम लोग एक थ्योरी दिया, एक लॉ दिया, कौन, फराडे। तो फराडे ने 2 लॉ दिया था, तो उसके अनुसार हम लोग बता सकते हैं कि आखिर जो यहां पे जमा हो रहा है वो जमा कितना होगा, कब होगा। तो इसके लिए हम लोग को यहां पे बताया कि कितना, अभी फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़ेगा, तो फर्स्ट लॉ में बोला था कि उसमें जितना हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उतना हम लोग को क्या रहेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका, कि कितना उसमें मास वहां पे जमा हो रहा है। तो ये सारे चीज लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे जो फराडे लॉ को यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल तुम्हें दिमाग में तो ये बैठा लेना चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आखिर काम क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो यहाँ पे इन लोग डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने के बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने की वजह से ये लोग क्या होता है, एक दूसरे में चिपकता है तो वहां पे हम लोग अमाउंट कुछ तो होगा उसका, वही अमाउंट को पता करने के लिए हम लोग को पास एक लॉ आया जो कि क्या था, फराडे लॉ। यहां तक कंसेप्ट समझ में आ गया, फील हो गया तुम्हें? चलो अब इसको रफ करते हैं और यहां पे हम लोग बात करते हैं फराडेज लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो इसको लिख लो। अब देखो हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, फराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का। आखिर ये फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आखिर होता क्या है, आखिर क्या बताया था फराडेज लॉ ने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ अ सब्सटेंस लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये बताया था कि कितना मास कोई भी सब्सटेंस जो हम लोग ले रहे थे तो वो कितना लिबरेट करेगा हम लोग को इलेक्ट्रोड में, जब उसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो बताया था कि उतना ही मास वहां पर हम लोग को जमा होगा जितना उसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग को पास करना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होगा उसमें जितना हम लोग करंट पास करेंगे उसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हम लोग को क्या चाहिए, कि उसमें कितना तुम्हारा सब्सटेंस जाकर के लिबरेट होगा। तो इसका मतलब, इसका डिफिनेशन पहले ही बता दे रहे हैं कि फराडेज लॉ जो है डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, डिफाइन फराडेज लॉ या फिर एक्सप्लेन फराडेज लॉ। तो अगर खाली सिर्फ फराडेज लॉ बोलेगा तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों को कंबाइन करके तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आंसर को लिखना पड़ेगा, चाहे वो 3 नंबर में पूछे या फिर 5 नंबर में पूछे, चाहे 2 नंबर में पूछे।
अगर सिर्फ पूछ दिया फ्राडेज लॉ क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया, तो तुम्हें सबसे पहले फ्राडेज लॉ का फर्स्ट लॉ भी लिखना पड़ेगा और साथ ही साथ सेकेंड लॉ। हाँ, ऐसा अगर वो स्पेशली लिख दिया है कि डिफाइन फ्राडेज फर्स्ट लॉ, तब फिर तुम्हें क्या करना है, फ्राडेज का फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करना है, या फिर सेकेंड लॉ बोलेगा तो सेकेंड लॉ। लेकिन अगर तुम्हें फ्राडेज लॉ खाली लिखने के लिए बोले तो तुम्हें फर्स्ट भी और सेकेंड भी लिखना पड़ेगा। अब कैसे लिखोगे, यहाँ पे जितना लिखा है उतना लिखते जाओगे, एक भी नंबर तुम्हें नहीं कटेगा। अब मेरा काम है यहाँ पे समझाना, चीजों को इजी करना, तो मैं यहाँ पे करने की पूरा प्रयास कर रहा हूँ। एक का कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा, इतना मैं यहाँ पे वादा जरूर करता हूँ। चलो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि फ्राडेज लॉ आखिर बोला क्या था। तो हम लोग तो पता वही कर रहे थे कि कितना वहां पे सब्सटेंस जाकर के तुम्हारा जमा हो रहा था। तो फ्राडे का फर्स्ट लॉ वही बोला था कि उतना ही हम लोग को सब्सटेंस जमा होगा कोई भी इलेक्ट्रोड पे, जितना उसमें इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पास करेंगे। मतलब वो सब्सटेंस का जो वेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना हम लोग वहां पे करंट को पास करेंगे। मतलब W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो वही चीज यहां पे बोला है, देखो, द मास ऑफ अ सब्सटेंस लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ड ऑन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जितना हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो मास का। ठीक है, अरे मास जो सब्सटेंस को होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोग वहां पे पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जब हम लोग वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे होंगे उस समय। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, लेट W ग्राम ऑफ एन एलिमेंट इज लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड ऑन पासिंग Q कूलम्ब चार्ज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, देन अकॉर्डिंग टू फ्राडेज फर्स्ट लॉ। यहां पे बोल रहा है कि मान के चलो जो W ग्राम जो तुम्हारा होगा एलिमेंट, वो जाकर के लिबरेट हो रहा है एक इलेक्ट्रोलाइट में, तो उसको अगर पता करना है और उस समय तुम्हारा क्या हो, उस समय तुम्हारा Q कूलम चार्ज क्या हो, पास किया हुआ रहना हो। मान के चलो कुछ भी तुम्हारा वेट तो वहां पे जाकर के क्या रहेगा, इलेक्ट्रोड में जमा होगा। अब कितना जमा हुआ, तो उस समय जितना तुम्हारा चार्ज तुम्हारा फ्लो होता रहेगा तो उसका हम लोग को क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो वही चीज यहां पे लिखा है कि लेट W ग्राम ऑफ एन एलिमेंट इज लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड ऑन पासिंग Q कूलम चार्ज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बोल रहा है कि जो W ग्राम जो तुम्हारा एलिमेंट होगा वो वहां पे लिबरेट हो रहा है, और अगर उस समय तुम्हारा जो Q कूलम चार्ज अगर पास हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू फ्राडेज फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है, वो किस तरह से उसको डिफाइन करेंगे, जो W होगा, जो वेट वहां पे जाके लिबरेट होगा सब्सटेंस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो जितना वहां पे कूलम चार्ज हम लोग वहां पे प्रवाहित करेंगे, जितना वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी, भैया प्रोपोर्शनैलिटी तो हटेगा तो एक तो कांस्टेंट आएगा। तो वही देखो, प्रोपोर्शनैलिटी को जैसे हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, हम लोग को Z आ जाता है। और ये Z जो है वो क्या है हम लोग को, तो आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Z को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, जो कि एक हम लोग को क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका भी कभी कभी पूछ देगा तो उसके बारे में हम लोग वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। तो यहां पे समझ गया कि सिर्फ इतना ही समझो कि हम लोग जो फ्राडेज फर्स्ट लॉ था वो इतना बोला था कि अगर कोई भी हम लोग वहां पे जो तुम्हारा रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें तुम जितना इलेक्ट्रिक करंट तुम पास करोगे, जितना वहां पे इलेक्ट्रिक करंट तुम पास करोगे, मतलब जितना चार्ज वहां पे, करंट को छोड़ दो, जितना वहां पे चार्ज तुम पास करोगे उसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तुम्हारा हो जाएगा वेट। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो वहां पे क्या आ गया, तुम्हारा Z आ गया। अरे क्या आ गया, Z आ गया। ठीक है, क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही तुम्हारा क्या बोला था, फर्स्ट लॉ ऑफ फ्राडेज लॉ। अब इसके बारे में और धीरे धीरे चलेंगे। तो जब भी तुम्हारा फ्राडेज फर्स्ट लॉ बोलेगा एक्सप्लेन करने के लिए, तो तुम्हें यहां तक करना पड़ेगा और बता देना है। अब यहां पे सिर्फ Z को बताएं तो यहां पे बता देगा W क्या है, तो वेट ऑफ सब्सटेंस है, Q क्या है, तो चार्ज ऑन, मतलब कि चार्ज है वहां पे। ठीक है, जो वहां पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज है, हालांकि वो चीज तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन कर दिया है, इसी चलते यहाँ पे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ Z नया है तो Z के बारे में यहाँ पे बता दिया गया। अब चलो Z के बारे में फिर से हम लोग स्टेटमेंट वहां पे देखते हैं। और जैसे डायरेक्टली हम लोग को ये नहीं बोलता है वहां पे चार्ज में, मतलब कि क्वेश्चन में, कि इतना कूलम चार्ज वहां पे पास हो रहा है तो निकालो कि कितना तुम्हारा वेट वहां पे जमा हुआ होगा, ऐसा नहीं रहता। तो अभी हम लोग को वहां पे एम्पियर इस समय करंट इस सब भी दिया रहता है। तो इसको क्या करेंगे, बस इसी फॉर्मूला को आगे एक्सटेंड करते जाएंगे और एक नया फॉर्मूला का वहां पे जनरेट करेंगे, ताकि हम लोग को न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो। जैसे अभी बात जानता ना कि Q बराबर क्या होता है, अरे Q बराबर क्या होता है, तो तुम जानता है IT होता है। क्या होता है, IT होता है। तो IT को यहाँ पे बिठाएंगे और एक नया फॉर्मूला बन जाएगा।
कुछ नहीं करना है, बस मैथमेटिकल हम लोग आगे तक चलते जाएंगे। तो चलो इसको लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखो अभी तक हम लोग जो इक्वेशन निकाले हैं वो हम लोग क्या निकाले हैं, तो यही ना कि W इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या देखें यहाँ पे Z इंटू में क्या चीज देखे Q। इसी को हम लोग क्या मान के चला है, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इससे हम लोग को कितना फॉर्मूला हम लोग को ड्राइव होते जाएगा। सो सबसे पहले मान के चलो यहाँ पे जो हम लोग Q है, Q बराबर तो हम लोग को दिया नहीं रहेगा, तो हम लोग एक चीज तो हम लोग जानते हैं ना, एज वी नो दैट कि अगर हम लोग को वहाँ पे चार्ज का पता नहीं है कि कितना वहाँ पे चार्ज को सप्लाई किया गया, और हम लोग को ये चीज़ बता दिया कि उस जो इलेक्ट्रिक मतलब कि जो तुम्हारा है ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो उसमें कितना करंट पास किया गया, कितना समय के लिए पास किया गया है, ये चीज़ अगर तुम्हें पता है तब भी तुम आराम से बता सकता है। एक तो सबसे पहले है कि तुम्हारा क्या है, कितना चार्ज वहाँ पे पास किया गया ये बता दे, तब भी तुम आराम से निकाल सकता है क्यू बराबर बैठा करके कितना कूलम वहाँ पे दिया गया। या तो फिर तुम्हें ये बता दिया है कि कितना करंट, कितना एम्पियर तुम्हारा फ्लो किया गया, वो भी कितना सेकेंड के लिए। ये चीज़ तुम्हें अगर पता है, तो टाइम पता है, तुम्हारा आई पता है, तो तुम बिठा दो। जैसे कि तुम जानता है क्या चीज़ कि Q इज इक्वल्स टू आई टी होता था, अरे यही जानता है। तो यहां से तुम जानता है इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो, कितना मान लो, इक्वेशन नंबर 2। और अगर इसको तुम क्यू जगह में बिठाने जाओगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहां पे लिख सकता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड कहां से 2, तो क्या तुम लिखेगा कि W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z, और इंटू में तुम्हारा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या चाहिए, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो हम लोग को डायरेक्टली यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्टली हम लोग को क्वेश्चंस कहां से बनेगा, यहां से, लेकिन जनरली जो तुम्हारा क्वेश्चंस बनेगा वो कहां से बनेगा, यहां से, क्योंकि उसमें कितना एम्पियर करंट पास किया गया ये सारी चीज देता है, ठीक है, कितना समय के लिए दिया गया, ये नहीं बताता कि उसमें कितना चार्ज फ्लो किया गया। तो हम लोग तो ये फॉर्मूला जल्दी काम नहीं आएगा, हालांकि आया है यहीं से फॉर्मूला, तो यहां से आया है यहाँ पे। अब यहाँ कैसे पहुंचा, जान गया ये चीज, फिजिक्स में भी पढ़ा है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे पुट किए तो तुम्हारा एक नया फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो उसी से आया है, कहीं रटने की तो जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग को तो ये सवाल आ रहा है कि चलिए हम लोग कितना वेट वहां पे निकालना पड़ेगा, ये तो हम लोग निकालने के लिए चल जाएंगे। आई तो भैया दे देगा कि कितना इलेक्ट्रिक करंट वहां पे पास कर रहा है, टी भी पता रहेगा कि कितना समय के लिए वहां पे पास किया गया। लेकिन भैया ये जो जेड दिख रहा है वो जेड आखिर हम लोग कहां से होगा, अरे ये जो जेड है जो तुम्हारा कांस्टेंट है यहाँ पे, आखिर उसका वैल्यू कुछ तो रहना चाहिए ना, आखिर कैसे हम लोग बिठा सकते हैं, ये तो रहता नहीं, तब हम लोग काम चला लेता। जैसे इस तरह से रहता तुम्हारा कि W इज इक्वल टू आई टी रह जाता, तो बोलते अच्छा इसका वैल्यू बैठाएंगे और निकल जाएगा। लेकिन तुम्हारा बीच में तो Z भी आ जा रहा है भैया, जब तक तुम Z के बारे में डिफाइन नहीं करोगे कि इसका वैल्यू कितना क्या होता है, तब तक तुम तो यहाँ से निकाल नहीं पाएगा, अरे फॉर्मूला फिर तो वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ से हम लोग को बता दिया गया है कि ये जो Z है वो आखिर Z है क्या, तो हम लोग को यहाँ पे बता दिया गया है कि वेयर जो Z होता है वो Z का वैल्यू बता दिया है कि यहाँ पे जो तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट होगा, क्या होगा, जो तुम्हारा यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट होगा, और बट्टा में तुम्हारा क्या हो जाता है यहाँ पे 96,500 हो जाता है। कितना हो जाता है, 96,500। ये क्या है तुम्हारा फ्राडे कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये उसका वैल्यू कितना होता है, हालांकि इसका निकाल कैसे आया यहाँ पे, इसके लिए हम लोग को और थोड़ा सा विस्तार में जाना था, लेकिन उतना हम लोग जा नहीं रहे, क्योंकि हम लोग भैया पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं। अब क्रैश कोर्स में थोड़ी ना पूरा सब कुछ पढ़ लेंगे, जितना पढ़ेंगे जितना हम लोग को जरूरी है। अब ऐसा तो नहीं पूरा चैप्टर को अच्छा से पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहा है तो उतना हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम अभी जानो कि जो Z बराबर होता है वो कितना वैल्यू दिया गया है, उसका वैल्यू हम लोग को बता दिया है कि Z बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट, और बट्टा में क्या हो जाता है 96,500 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है, अरे कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसको क्या कर दो, इस फॉर्मूला में फिर पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि W इज इक्वल टू Z की जगह में कितना बिठा देगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है तो यहाँ पे क्या बिठा देगा, इक्विवेलेंट वेट, और बट्टा में तुम्हारा क्या हो जाएगा 96,500 हो जाएगा, और गुना तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे I, और गुना में क्या हो जाएगा T हो जाएगा। तो एक तो ये फॉर्मूला बन गया भैया, ये चीज तो बन गया। अब फिर देखो ये फॉर्मूला बनता है क्या, नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, तुम्हारा Z का वैल्यू दिया रहेगा तब तो, Z का वैल्यू भी नहीं दिया रहेगा तो उसको निकालेंगे कहां से, यहां से खींच के निकालेंगे। मतलब जो तुम्हारा मेन फॉर्मूला बनता है वो ये देखो, अकॉर्डिंग टू फ्राडेज लॉ, अगर वहां से देखोगे फर्स्ट लॉ के अनुसार, तो तुम्हारा स्टेटमेंट जो दिया था वो यहां से बन रहा है। देखा कि ये भी फेल हो जाएगा, मतलब
ठीक तो है, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल में इसको काम कर सकेंगे कि नहीं? तो उसको और ड्राइव किए, ड्राइव करने के बाद पहुंचे यहाँ पे, तो देखिए भैया यही सब तो हो जाता है, लेकिन जेड के बारे में फिर तो पता नहीं है। तो फिर उससे नीचे आए तो पता चला जेड के बराबर इतना वैल्यू होता है, तो उसको पुट किए, तो अब फाइनली यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी हम लोग यहाँ पे दिया रहेगा, उसका हम लोग को मान के चलो कोई भी आयंस है तो उसका इक्विवेलेंट वेट आराम से निकाल सकता है। अभी मान के चलो इसको और छोटा करना है, तो चलो उसको भी छोटा करते चल जाते हैं, ताकि हम लोग को क्या हो, आराम से निकल सके। जैसे इस फॉर्मूला को और तुम रिड्यूस करोगे, तो रिड्यूस करने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे वेट है तो वेट हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अब देखो ये इक्विवेलेंट वेट है, अब इक्विवेलेंट वेट भी तुमको निकालने के लिए आना चाहिए। तो तुम तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 11th क्लास से, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालता है तुम जानते हो, उसका एटॉमिक, एटम है तो एटॉमिक वेट, और नीचे क्या कर देते हैं, उसका वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग एटॉमिक वेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट हो जाएगा, और बटम हम लोग क्या कर देते हैं, एन फैक्टर, क्या कर देते हैं हम लोग, एन फैक्टर, और इसको गुना, नीचे तो हम लोग को 96,500 तो है ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 96,500, और ऊपर में क्या गुना था, आई गुने टी। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल तुम्हारा ओरिजिनल तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया, जिससे तुम क्या करोगे, कंसेप्ट को सीख पाओगे और वहां से तुम न्यूमेरिकल को अप्लाई कर पाओगे। तो क्या तुम्हें यहां समझ में आ गया कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग नीचे उतरे, तो ये तो तुम्हें फील हो गया ना। सबसे पहले देखे कि ये तो तुम्हारा फ्राइडे फर्स्ट लॉ के अनुसार चला, फिर वहां पे देखे करी क्यू तो पता ही नहीं रहेगा था, क्यू कैसे निकालेंगे, आई टी तो हम लोग जानते हैं क्यू बराबर, तो उसको यहाँ पे पुट किए। फिर प्रॉब्लम आ गया रही जेड, जेड आखिर हम लोग को कितना होगा, तो हम लोग को जेड वहां पे बता दिया गया था, साइंटिस्ट बता दिया कि जेड बराबर कैसे हम लोग निकालते हैं। तो जेड बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट और बटम होता है 96,500, इतना भी पता चल गया। अब पता चल गया तो फिर उसको पुट किया यहाँ पे, तो फिर बच्चा लोग को प्रॉब्लम, इक्विवेलेंट वेट सर हमको निकालने अबे नहीं करता है, तो कैसे निकालेंगे। चलो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट बटा में उसका वैलेंसी, वही ना होता है, तो उसको चलो उसको भी यहाँ पे पुट करके दे दिए। अब एटॉमिक वेट क्या नहीं पता रहेगा रे, अगर मान के चलो अभी तुम्हारा Na+ चलेगा, तो क्या इसका एटॉमिक वेट नहीं पता है, मारेंगे बस, कितना होता है 23 हो जाता है, अरे इतना बैठाएगा ना। उसके बाद इसका वैलेंसी, वैलेंसी देखेगा तो सोडियम का कितना होता है 1 होता है, खत्म। तो इसका 23/1 यहाँ पे बिठा करके खत्म कर दो, बाकी सब कुछ बैठाओ और निकालो, कितना आसान है, अरे आसान है ना यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे बात करोगे SO4- का, किसका बात करेगा, SO4 का, इसमें भी चलोगे तो इसका एक निकाल लो तुम, इसका तुम निकाल लो एटॉमिक वेट चाहे मोलिकुलर वेट, और यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली उसका वैलेंसी डिवाइड कर दो, निकाल लो, निकल जाएगा ना यहाँ से। चलो तो ये तुम्हारा क्या था फॉर्मूला, जो कि तुम्हारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज लॉ है, ठीक है। तो ये जनरली तुम्हारा जो ओरिजिनल जो है वो ओरिजिनल यहाँ पे, अरे एन फैक्टर कैसे निकलता पता है ना रे, अरे कम से कम तुम सॉल्यूशन वो चैप्टर पढ़ के आया ना रे, सॉल्यूशन चैप्टर में जब वहाँ पे तुम पढ़ा होगा नॉर्मेलिटी, तो वहाँ भी तुम्हारा आता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए तुम्हें इक्विवेलेंट वेट जानना पड़ता है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है वो सारा चीज़, ये कैसे निकलते हैं ये सब तो तुम पहले जानता है। अरे 11th क्लास में तो तुम्हारा स्पेशल वहाँ पे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, तो वहाँ पे यही सब के बारे में तो चर्चा किया है, तो उतना तो कम से कम तुम्हें आता ही होगा, ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा फाइनली कंप्लीट। तो यही तुम्हारा क्या बताया था, फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो तुम्हें समझ में आ गया कि कैसे हम लोग वेट निकालेंगे। इसको तो पूछेगा कितना उसमें हम लोग को हुआ, लिबरेट हुआ, कितना अमाउंट में वहां पे हुआ, तो कैसे तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा देगा, बोलेगा इतना सेकंड के लिए है, अब क्वेश्चन देगा फटाफट बना लेगा। अभी हम एक क्वेश्चन तुम लोग को देने वाले हैं, फिल हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। यहाँ तक खत्म हो गया। अब अगर जेड के बारे में एक्सप्लेन करोगे कि जेड क्या होता है कि नहीं होता है, जैसे तुम लोग पढ़ाए थे, जैसे वहां पे देखता था इस तरह कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, फिर यहाँ पे देखा था कि IR हो जाता है, तो ये जो R को फिर डिफाइन करता है, तो उसके कोई भी कांस्टेंट आता है उसको डिफाइन करता है ना, तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकेंगे। तो उसको चलो यहाँ से करो, चाहे यहाँ से यही से चलो कर दो, तो यहाँ से करेगा तो इसको डिफाइन कैसे, सबसे पहले तो इसको लिख लो, उसके बाद उसको बात करते हैं, फिर तुम लोग कंफ्यूज होते रहेगा। तो देखो आखिर तुम्हारा Z इज इक्वल टू, यहाँ पे जो देख रहा है मतलब कि W इज इक्वल टू ZIT, ये तो देख ही लिया था। अब यहाँ पे Z को हम लोग डिफाइन करते हैं कि आखिर उसको कैसे हम लोग बोलेंगे, उसको डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, अगर यदि तुम्हारा क्या हो जाए, I इज इक्वल टू क्या हो जाए 1 एम्पियर हो जाए, क्या हो जाए 1 एम्पियर, इसको डायरेक्टली एम्पियर क्या लिखेगा, डायरेक्टली यहाँ पे A लिख देगा, समझ जाएगा 1 एम्पियर है। अगर यहाँ पे टाइम हो जाए तो यहाँ पे किसके लिए हो जाए 1 सेकेंड हो जाए, तो इसको अगर यहाँ पे पुट करेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू Z इंटू में यहाँ पे 1 और इंटू में यहाँ पे 1, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, Z के इक्वल में। तो मतलब Z को जो डिफाइन कर सकता है वो बता सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक्सप्लेन, अरे अभी बोल सकता है कि अगर यदि उस समय इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को पास किया जाए 1 एम्पियर
और कितना समय के लिए पास किया जाए, 1 सेकेंड के लिए, तो उस समय जो तुम्हारा जेड होता है वो कुछ नहीं उसके वेट के इक्वल होता है, यही चीज होता है। तो उसी को यहाँ पे डिफाइन करके लिख देते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज होता है इसको, तो चलो लिख देते हैं क्या होता है। दस द मास ऑफ एन एलिमेंट liberated at an electrode during electrolysis on passing 1 coulomb charge through an electrolytic cell is called, क्या कहलाता है वो, तो इलेक्ट्रोकेमिकल, क्या कहलाता है हम लोग को, तो वो कहलाता है कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो इक्विवेलेंट होता था, मतलब जेड होता था, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो द मास ऑफ एन एलिमेंट लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑन पासिंग 1 कूलम चार्ज थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यही जो हम लोग का जेड जो डिफाइन होता है वो क्या होता है, तो वो मास होता है एलिमेंट का जो कि लिबरेट होता है, जो कि जमा होता है इलेक्ट्रोड पे, जब उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो जब हम लोग उस पर क्या करते हैं, 1 कूलम चार्ज हम लोग पास करते हैं, तो उस दौरान जितना भी तुम्हारा उसमें इलेक्ट्रोड में तुम्हारा लिबरेट होता है सब्सटेंस, तो उसी का अमाउंट जो मास होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे 1 कूलम के लिए लेकर के यहाँ पे डिफाइन किया, तो उस समय तुम बोल सकता है जब वहां पे पास करते हैं हम लोग 1 एम्पियर करंट फॉर कितना, तो 1 सेकेंड के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेम चीज। बस समझ में आ गया ना। तो जब यहाँ पे 1 कूलम का यहाँ पे डिफाइन किया, वहां पे तुम आई और टी का कर सकता है। तो ये इस तरह से डिफाइन करते तब तुम्हारा क्या हो जाता है, यहाँ पे जेड को डिफाइन किया जाता है, आखिर जेड हो क्या, मतलब कि है क्या चीज। ठीक है, तो ये था। तो मेनली जो तुम समझ गया कि हम लोग जो यहाँ पे डब्ल्यू का जो अभी तक पढ़े हैं वो क्या पढ़े, यहाँ पे जो एटॉमिक वेट रहेगा, क्या चीज, यहाँ पे जो एटॉमिक वेट रहेगा, और नीचे जो तुम्हारा एन फैक्टर हो जाएगा, इसका गुना कर देता है आई गुने टी से, और नीचे तुम्हारा क्या हो जाता है, तो नीचे तुम्हारा हो जाता है 96,500। तो यही फॉर्मूला है जिससे तुम्हारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज लॉ। चलो अब इससे हम लोग न्यूमेरिकल करके देखते हैं, ताकि तुम्हें समझ में आ सके कि अच्छा यही क्वेश्चंस हम लोग को पूछता है, इसी तरह से पूछता है। चलो ठीक है, इतना लिख लो पहले। अब देखो इस क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं हम लोग। ठीक है, यही सब क्वेश्चंस हम लोग को आता है, और इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे घबरा जाते हैं, उन्हें पता नहीं है कि ये कितना आसान टॉपिक है भाई। 3 नंबर तुमको मुफ्त में दे रहा है ये। यही क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, मॉडल पेपर का उठा कर लेकर आया है, ताकि तुमको फील हो सके कि देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन आता है। इसी चलते तुम लोग को बोलते हैं ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे जाओगे तो तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर तुम वही रिवीजन कर लोगे चैप्टर का, तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो खुद ब खुद तुमसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसी चलते सबसे पहले तुम कोशिश करो ना चैप्टर को पूरा अच्छा तरीका समझने का। चैप्टर समझ गया, अरे ऐसा थोड़ी कि कंसेप्ट से हट करके तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। अभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांगेगा, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमारा 10 गो बनाना पड़ेगा। अब 10 गो क्वेश्चन बनाएंगे, गारंटी नहीं कि वो क्वेश्चन में आएगा कि नहीं आएगा इसमें, लेकिन तुम कंसेप्ट को सीख जाएगा। तुम्हारा ऐसा ऐसा 25 को 30 को क्वेश्चन दे दिया जाए, तुम चुटकी मुझको बना लेगा। इसी चलते सबसे पहले कोशिश करो यहाँ पे कंसेप्ट का ध्यान देने के लिए। इसलिए हम फर्स्ट क्लास, याद रखो कि फर्स्ट क्लास से हम कहते आ रहे हैं कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी देना है वो रिवीजन को देना है। रिवीजन करते रहो, चैप्टर का पूरा कंसेप्ट क्लियर है, तुम्हें कुछ भी दुनिया का क्वेश्चन दे दे तुमसे बन जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे समझो कि ये जो मॉडल पेपर का क्वेश्चन जो दिया गया था 3 नंबर में, मतलब 5 नंबर में था, तो उसमें तो तुम्हारा फैराडे भी चल जाएगा। इधर से तुम्हारा ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे डील करता। 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड CuCl2 फॉर 30 मिनट्स
व्हाट अमाउंट ऑफ कॉपर विल डिपॉजिट एट कैथोड। यहाँ पे बोल रहा है कि कितना अमाउंट में तुम्हारा डिपॉजिट होगा कैथोड पे तुम्हारा कॉपर, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉपर नहीं भी बोल देता तो खाली बोल देता तुम्हारा कि व्हाट अमाउंट विल बी डिपॉजिट एट कैथोड, तो तुम्हें खुद पता हो जाना कि कैथोड तो तुम समझ गया, कैथोड और एनोड। तो कैथोड तुम्हारा नेगेटिव चार्ज होता था और एनोड तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज होता था। तो नेगेटिव चार्ज है कैथोड, तो वहाँ पे कौन जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव वाला। अब CuCl2 में तुम्हारा कौन टूटेगा, Cu2 प्लस में और Cl माइनस में, तब प्लस से बन जाएगा वहाँ पे। तो वैसे भी तुम जानता है कॉपर जाके वहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो यहाँ तक तुमको समझ में आ गया है। चलो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब इसमें देखते हैं हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं। सबसे पहले देखो कि गिवन हम लोग को आखिर गिवन डाटा क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे देखो 2 एम्पियर दिया गया है, इसका मतलब I दिया गया है। I कितना दिया हम लोग को, 2 एम्पियर। अब इसको सप्लाई किया जा रहा है वहां पे, वो कितना मिनट के लिए हम लोग को किया जा रहा है। सो देखो 30 मिनट के लिए कितना वहां पे करंट पास किया जा रहा है, 30 मिनट। मतलब जो टाइम है वो कितना हम लोग को है, 30 मिनट्स है। और तुमको पहले बता दिया करे इसको सेकंड में लेना है, तो सेकंड में लेना है तो इसको क्या करेगा, सेकंड में बदल लो। मतलब 30 को गुना कर देगा 60 से, इसका मतलब तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6 6 के 36, 6 3 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। तो इतना हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इतना ही होगा तुम्हारा, तो इतना तुम्हारा हो गया क्या चीज, सेकेंड हो गया। जब भी तुम्हारा मिनट में रहेगा तो उसको कन्वर्ट कर लेना किसमें, सेकेंड में, तभी तुम उसको आंसर बनाने के लिए जाना, ठीक है। ये हो गया। टाइम तुम्हारा दे दिया है, सब कुछ तो दे ही दिया था, और तुम्हें क्या चीज दिया है। अरे तो तुमको तो ऑटोमेटिक तो इतना तो पता रहता है कि जेड तो हम लोग खुद से मान लेते थे। जेड कितना होता है, अरे जेड और जेड बराबर तो तुम जान ही जाता है। छोड़ो यहाँ पे जेड का तो हम लोग चर्चा ही नहीं करता है। तो फ्राडेज लॉ का मतलब वहाँ पे एफ के बराबर, अगर हालांकि चलो इसको भी हटाइए दिए, एफ का फॉर्मूला भी वहाँ पे तुम लोग को नहीं दिए, ताकि तुम लोग को पेचीदा ना हो, तुम लोग समझो ही नहीं। डायरेक्टली अगर तुम लोग फॉर्मूला को रटोगे तो तुम लोग ऑटोमेटिक तुम्हारा बन ही जाएगा। सबसे पहले देखो हम लोग यहाँ पे जो बन रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट खाली इतने बोला कि 2 एम्पियर करंट हम लोग को पास कर रहा है एक्वा सॉल्यूशन में, तो कॉपर क्लोराइड है। अब उसमें हम लोग को क्या कर रहा है, 30 मिनट वहाँ पे पास किया जा रहा है। 30 मिनट तक तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जा रहा है, मतलब 2 एम्पियर पास किया जा रहा है। अब देखो व्हाट अमाउंट ऑफ कॉपर विल डिपॉजिट एट कैथोड, कितना अमाउंट में तुम्हारा डिपॉजिट होगा कैथोड पे कॉपर, उसी को बताना है। तो तुम जानता है कहां से, अकॉर्डिंग टू फ्राडेज फर्स्ट लॉ। क्या पढ़ा है, तो यहाँ पे देखा है कि W इज इक्वल टू, सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला याद रखना क्योंकि हमेशा क्वेश्चन उसी से बनेगा तुम्हारा। तो W इज इक्वल टू यहाँ पे देखा है क्या चीज, तो एटॉमिक वेट देखा था, और नीचे यहाँ पे क्या देखा था, तो N फैक्टर देखा था। इसको गुना कर रहे थे यहाँ से कि I गुने T, और नीचे क्या कर रहा था यहाँ पे 96,500। इतना फॉर्मूला तुमको रट्टा होना चाहिए। ये चीज अगर नहीं रट्टे हो फर्स्ट लॉ का, तो तुम क्वेश्चन कैसे बना पाओगे। अब यहाँ से देखो W निकालना है, एटॉमिक वेट कॉपर है तो कॉपर, अरे जो जाके वहां पे डिपॉजिट हो रहा है उसी को निकालना है। तो तुम समझ गए यहाँ पे जो कॉपर 2+ होगा, यही तो जाकर के कैथोड पे तुम्हारा क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। तो अब इसी का क्या करना है, यहाँ पे एटॉमिक वेट निकालना है। तो एटॉमिक वेट सबसे पहले देखो कॉपर है रे, तो कॉपर का कितना होता है, तो 63.5 होता है। कितना होता है, 63.5। अब इसका अगर एन फैक्टर निकालेगा, क्या चीज, एन फैक्टर। तो एन फैक्टर क्या होता है, उस एटम के ऊपर यहाँ पे देख रहा है कितना आयंस है, आयंस करने का मतलब उसके ऊपर कितना चार्ज है, वही हो जाता है तुम्हारा एन फैक्टर कोवैलेंसी। तो इसमें कितना है, 2+ है, तो इसका मतलब एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये सारा डेटा को यहाँ पे पता करो। एटॉमिक वेट तुम्हें पता है कितना हो जाता है, 63.5 हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे निकालोगे W इज इक्वल टू एटॉमिक वेट कितना लिखोगे यहाँ पे 63 और पॉइंट में 5। एन फैक्टर कितना हो जाता है उसका 2, जितना उसके ऊपर चार्ज रहेगा वही चीज यहाँ पे पुट कर देना है, मल्टीप्लाई आई तुम्हें पता है कितना है 2 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 लिख देगा। और नीचे देखो मतलब ऊपर ही टाइम कितना है, 30 मिनट नहीं लेना है, सेकंड में लेना है। कितना हो जाएगा 2160 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2160 हो जाएगा। और नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा 96,500। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 96,500। अब इसको क्या करना है, तुम्हें कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करने के बाद जो भी तुम्हारा यहाँ पे आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्राम में आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राम में आंसर हो जाएगा। बस खत्म कहानी। अरे समझ में आ रहा है कि कैसे यहाँ पे करेगा, सो तो उतना ग्राम तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस कैसे बनता तुम्हें समझ में आ गया कि सबसे पहले यहाँ पे क्या करना था, डेटा को पहचानना था क्या बोल रहा था, और लास्ट में तुम देखा कि कितना उसमें अमाउंट तुम्हारा क्या हो रहा था, डिपॉजिट हो रहा था, वहाँ पे जमा हो रहा था। अब यहाँ पे देखे कि फ्राइडे का फर्स्ट लॉ तो यही फॉर्मूला होता था। यहाँ पे हम लोग देखे कि एटॉमिक वेट भैया कौन जाकर के डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर। तो कॉपर का जान गया कि 63.5 होता है। फिर एन फैक्टर उसका, तो एन फैक्टर जितना उसके ऊपर चार्ज है वही हो जाता है,
खत्म हो गया। फिर आई तो दे दिया है, टी भी दे दिया है, 96,500 तो हम लोग जान ही गए थे। यहाँ पे इसको हटा करके कोई कोई एफ लिख देता है, मतलब फ्राइडे, तो फ्राइडे का वैल्यू उतना ही होता है, इसी चलते हम लोग उतना ले दे के चलते नहीं, तुम्हें अलग से ना याद करना हो, इसी चलते यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर दिया ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो बार बार, ठीक है। तो ये था। अब क्या इसको सॉल्व नहीं करने सकेगा, इसको आराम से यहाँ पे सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या कर दो, आंसर लिख दो, बस हो जाएगा उतना ही तुम्हारा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा तरीका कि कैसे उसको अप्लाई करेंगे। तो ये तो सिंपल मेथड था जिसमें तुम्हारा डब्ल्यू पूछ दिया था। अभी हो सकता है यहाँ पे तुम्हें पूछ दे कि कितना टाइम होगा, अरे तुमको बोल देगा कि इतना ग्राम वहां पे डिपॉजिट हुआ, इतना करंट वहां पे सप्लाई किए, तो तुम बताओ कि उसमें कितना हम लोग को समय लगेगा उतना ग्राम डिपॉजिट होने में, मतलब उतना हम लोग को ग्राम वहां पे जमा होने पे। तो ऐसा उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसी चलते उस क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सारा कुछ हम लोग को पता है और वहां से अगर पूछ दिया इक्विवेलेंट वेट का क्वेश्चन, तो अरे भैया उसे भी तो तुम निकाल सकता है। चलो अभी 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बताने वाले। सबसे पहले इसको तुम फील कर लिए कि इसको कैसे बनाएंगे, सो उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड 2 और क्वेश्चन से ऐड करते, ताकि अगर पूछेगा, अगर क्वेश्चन को टप करेगा, घुमाएगा, तो उस तरह से भी पूछ सकता है। चलो इसको लिखो, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग को पूछे जाने का चांसेस बनता है, ठीक है। इसी चलते इसको भी बनाना यहाँ पे बहुत जरूरी है। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू डिपोजिट 10 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल फ्रॉम अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग अ करेंट ऑफ 3 एम्पियर। देखो अभी तुमको बताया कि हम लोग को यहाँ पे क्या है कि ग्राम यहाँ पे दे दिया कि कितना तुम्हारा वहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, तो 10 ग्राम वहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, वो सब्सटेंस मतलब कॉपर जाकर के डिपॉजिट हो रहा है। अब वहाँ पे बोल रहा है कि उसमें जो करंट सप्लाई किया जा रहा है वो किया जा रहा है कितना एम्पियर, 3 एम्पियर सप्लाई किया जा रहा है। अब तुम्हें पूछ क्या दिया है कि अगर 3 एम्पियर हम लोग करंट सप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोड में जो डिपॉजिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो देख रहे हैं 10 ग्राम तुम्हारा कॉपर वहां पे डिपॉजिट हो रहा है। अब तुमको रिवर्स क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर इस तब हो रहा है तो बताओ कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोग पास कर रहे हैं वो कितना समय के लिए हम लोग वहां पे कितना मिनट तक उसको पास करेंगे। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। पहले क्वेश्चन जो हम लोग देखे उसमें क्या रहता था कि इलेक्ट्रिक करंट पास करते थे इतना मिनट के लिए चाहे इतना सेकंड के लिए पास करते थे, तब बोलता था कि इतना इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर इतना मिनट तक पास कर रहे, तो बताओ कि उसमें कितना अमाउंट तुम्हारा डिपॉजिट होगा। अभी उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया कि इतना पहले ही बता दिया कि इतना अमाउंट में तुम्हारा डिपॉजिट हो रहा है, इतना इलेक्ट्रिक करंट पास करे, तो तुम खाली बताओ कि इसमें कितना मिनट तक सप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट, जिससे हम लोग को डिपॉजिट होगा उतना। समझ में आ गया। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखो इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन डाटा कि आखिर हम लोग को दिया क्या क्या गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग उसका आई का वैल्यू दिया गया है, आई का वैल्यू कितना दिया है 3 एम्पियर हम लोग को दिया गया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं टाइम, तो टाइम बराबर तो हम लोग इसी को तो निकालना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं डब्ल्यू बराबर दे दिया है, कितना दिया है 10 ग्राम हम लोग को दे दिया है। अब यहाँ पे वेट भी दिया गया है, मतलब एटॉमिक वेट तुम्हारा क्या चीज जो हम लोग 63.5 लेते थे, अभी बोल दिया है कि कितना लेना है 63 लेकर के चलना है, ताकि कैलकुलेशन में हम लोग को आराम हो सके। तो कॉपर को कितना लेकर के चला है 63 लेकर के चला है, खत्म कहानी। अब इसमें देखो कि कॉपर का वैलेंसी सब, अब इतना हम लोग समझ गए ना कि डायरेक्टली अब इसको क्या करो, यहां पे लिख सकता है कि फ्रॉम, क्या लिख सकता है, फ्रॉम फ्राडेज फर्स्ट लॉ। क्या जानता है यहाँ पे, तो हम लोग जानते हैं कि W इज इक्वल टू होता है, वो क्या होता है हम लोग को उसका एटॉमिक वेट होता है, और नीचे हम लोग जानते थे कि उसका n फैक्टर होता है, और इसको गुना जो करते हैं वहाँ पे I और गुना करते हैं क्या चीज़ T, और नीचे क्या हो जाता है तुम्हारा 96,500। अरे इतना ही जानता है। अब देखो W तुम्हारा दिया हुआ है, कितना दिया है 10 ग्राम, तो यहाँ पे 10 बिठा देंगे। चलो एटॉमिक वेट तुम्हारा दिया गया है, कितना दिया है 63 दिया है। अब देखो गुना आई तो तुम्हें पता है कितना है 3 एम्पियर है। अब टी तो तुम्हें निकालना है, चलो निकाल देगा। अब नीचे देखो एन फैक्टर तुम्हें पता है कि कॉपर का कितना होता है पॉजिटिव। अरे ऐसे देख रहे हैं कॉपर सल्फेट टूटेगा, किस में टूटेगा Cu2+ और किस में टूटेगा SO4 तो इसके ऊपर चार्ज कितना है 2+। अब वही तो तुम्हारा उसका कोवैलेंसी हो जाता है, ठीक है। तो वही तुम्हारा एन फैक्टर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और इनटू तुम्हारा कितना यहाँ पे 96,500 है। अभी तुम्हें निकालना क्या है टी का वैल्यू, तो चलो निकाल दो। तो यहाँ पे जैसे हम लोग टी बराबर लिखेगा तो ये क्या चल जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू में तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 इंटू में हो जाएगा यहाँ पे 96,500 और बटा में तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 63 और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 3। तो इतना तुम मल्टीप्लाई करके तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारा जो टाइम आएगा वो टाइम किस में आएगा, तुम्हारा सेकेंड में आएगा। किस में आएगा, सेकेंड में। याद रखना हमेशा टाइम को लेना है सेकेंड में
और अगर निकालना भी होता है तो वो किस में निकलेगा, सेकेंड में ही निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग को तो चाहिए कि इसमें था मिनट में, तो मतलब भैया भाई यहाँ पे जितना भी तुम्हारा सेकेंड आएगा उसको अगर हम लोग उसको गुना कर देंगे कितना से, मतलब गुना बोलते हैं, भागा कर देंगे कितना से, 60 से, तब वो कितने किस में आ जाएगा, हम लोग को मिनट में आ जाएगा। तो सिर्फ इतना ही छोड़ नहीं देना, यहाँ पर लेकर के आना है। तो यहाँ पे हम बता ही देते हैं कि गुना उसको करेगा सारा कुछ करके कैलकुलेट करके, तो कितना उसका आंसर आएगा। सो तो यहाँ पे अगर तुम करके देखता तो यहाँ पे आता है तुम्हारा इतना 193 और 4 को जीरो, 1 2 3 4 को जीरो, और नीचे क्या आ जाएगा 189 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा, मान के चलो इतना तुम्हारा सेकंड आया, अब इतना सेकंड आया, इसको मिनट में करेगा, तो मिनट में करने के लिए तुम क्या कर रहा है, 60 से डिवाइड भी कर रहा है। इसका मतलब अगर पूरा पूरी लिखेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19, यहाँ पे 1 जीरो है, 4 को, 1 2 3 4 को, और नीचे तुम लिखेगा क्या चाहिए 89, इतना चलेगा 189। तो ये तो सेकेंड में था, इसको मिनट में बदल रहा है। मिनट में बदलने के लिए कितना करता है, 60 से डिवाइड करता है, तो ये किस में मिल जाएगा, मिनट में। अब पूरा अगर इसको सॉल्व करेगा तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाता है, तो 170.2 मिनट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका क्या चीज, फाइनल आंसर। तो मतलब मेरा काम था यहाँ पे कंसेप्ट को सिखाने के लिए। अब ये कैलकुलेशन तो भैया तुम खुद कर सकता है कि नहीं, गुना भाग सारा कुछ तुम खुद से कर सकता है। तो मेरा मकसद था यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चन को समझा जाए, कैसे उसका हम लोग आंसर निकालेंगे, किस तरह का क्वेश्चन को किस तरह का यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। बताओ, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। तो इस तरह से क्या तुम्हें नहीं लगता है कि उल्टा क्वेश्चन भी पूछ दिया जाए। अभी तुम्हारे यहाँ पे टाइम पूछा था, हो सकता है अभी कितना इलेक्ट्रिक करंट वहां पे पास किया जाएगा वो भी तुमको बताया जाए, कि बोल देगा इतना ग्राम तुम्हारा वेट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, इतना समय तक हम लोग करंट पास कर रहे हैं। अब तुम्हें बताना है कि कितना एम्पियर करंट पास करना पड़ेगा। समय बता दिया था, वेट बता दिया था, तुम्हें पूछ दिया क्या चाहिए कि कितना एम्पियर करंट पास करेंगे। अरे भैया सब सेम ही प्रोसेस होगा, अभी टी निकाला था उस समय तुम्हें आई निकालना पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो एक ही क्वेश्चन से हम लोग 3 तरह का क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं और 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तरह का और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चलो उसको भी हम लोग लिखते हैं। पहले इसको नोट करो। तो देखो ये क्वेश्चन भी हम लोग का इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इससे 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि 2 बता दिए। अब इसको समझो, इस पे कैसे बनेगा। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोइंग फॉर 5 आवर्स डिपॉजिट्स इतना ग्राम ऑफ अ मेटल इन कैथोड, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। अब यहाँ पे पूछ क्या दिया है, हम लोग को इक्विवेलेंट वेट पूछा है। हम लोग को गिवन जो डाटा है वो कैसे बनेगा, देखो ये भी हम लोग को उसी फॉर्मूला से बनेगा, बशर्ते इसमें देखो क्या क्या दिया गया है। तो गिवन में यहाँ पे देख रहा है तो क्या दिया गया, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट दिया गया है कितना, तो 5 एम्पियर दिया गया है। टाइम हम लोग को जो बता दिया है वो कितना दिया है, हम लोग को 5 आवर के लिए बता दिया है। किसके लिए बता दिया है, 5 घंटा के लिए। तो इसको हम लोग सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड में। तो जान रहा है कि घंटा से अगर हम लोग करते हैं मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मिनट से भी हम लोग को अगर सेकंड में करना पड़ता है मतलब फिर से 60 से करना पड़ेगा। अब ये आएगा वो किस में आएगा, हम लोग को सेकेंड में आएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा तुम्हारा 1800 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज था, तो यहां से तुम्हारा सेकंड इतना आ गया। अब और चीज तुम्हें क्या चीज दिया गया है, तो इसका वेट दिया गया है। क्या चीज दिया है, वेट की कितना डिपॉजिट हो रहा है, वो कितना हो रहा है हम लोग को 3.048 ग्राम, इतना हम लोग को क्या है डिपॉजिट हो रहा है। यहां तक समझ में आ गया। अब तुम्हें निकालना क्या है, तो निकालना है इक्विवेलेंट वेट। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट। तो तुम फिर से अगर फॉर्मूला को याद रखेगा फर्स्ट लॉ का, तो देखो W इज इक्वल टू तुम पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, Z और इंटू में क्या पढ़ा था IT, और यही Z को हम लोग तोड़ा था क्या होता था, यहाँ पे देखा था उसका होता था इक्विवेलेंट वेट होता था, और नीचे उसका क्या चीज देखा था, इक्विवेलेंट वेट। अरे यहाँ देखा था ना, तो उसका होता था हम लोग को इक्विवेलेंट वेट, और नीचे हम लोग को डायरेक्टली इसका कन्वर्ट कर देता था। तो यहाँ पे क्या होता था 96,500, और यहाँ पे क्या हो जाता था I गुने T। तो हम लोग को यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट होता था, तब यही इक्विवेलेंट वेट को हम लोग को निकालना। अब इसके बाद जब हम लोग को फॉर्मूला देखा तो वही देखा हम लोग को W इज इक्वल टू यहाँ पे देखा कि एटॉमिक वेट होता था यहाँ पे, और फिर नीचे हम लोग को क्या हो जाता है, तो यहाँ पे N फैक्टर होता था, और I गुने T, और नीचे हो जाता है 96,500। तो ये 3 को फॉर्मूला देखा, तो ये तो हम लोग बनेगा नहीं, इससे भी नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग को चाहिए क्या चाहिए, एटॉमिक वेट। तो डायरेक्टली हम लोग किसको यूज करेंगे, इसी को यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग को इक्विवेलेंट वेट का जरूरत है। अब देखो उसमें W तुम्हें दिया गया है, I भी तुम्हें दिया गया है, T भी दिया गया है। 96,500 तो पता ही था, मतलब निकालना क्या है, इक्विवेलेंट वेट निकालना, जो कि बहुत सिंपल बन जाएगा।
अरे सिंपल से बनेगा कि नहीं। चलो वो फॉर्मूला में बिठा और इसको निकाल देगा। तो जैसे तुम जानता है तो यहाँ पे लिख देना एज वी नो दैट फ्राडेज फर्स्ट लॉ। तो क्या जानता है, तो जानता है कि W इज इक्वल टू होता है यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट होता है, और नीचे हम लोग को क्या हो जाता है, तो वहाँ पे देखा तुम्हारा 96,500 हो जाता है, और गुना यहाँ पे कर रहा है तो I गुने T होता है। इक्विवेलेंट वेट तुम्हें निकालना है, तो यहाँ पे जैसे लिखने जाओगे कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, तो नीचे वाला ऊपर गुना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा W गुने 96,500 और बट्टा में तुम्हारा ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों बट्टा में चल जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा I और गुने में T। अब इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू निकाल दो। वेट तुम्हारा कितना है भैया, किधर गया, 3.048 ग्राम इतना है। 96,500 तो ये है, तो उसको तो उतना ही लिखेगा। अब नीचे देखो I बराबर तुम्हें दिया है 5 एम्पियर, यहाँ पे 5 बिठाएगा, गुने T तुम्हारा कितना है, तो देख रहा है कितना है, 1800 सेकेंड है। कितना है, 1800 सेकेंड है। अब इसको सॉल्व करेगा, अरे सॉल्व तो कर ही सकता है ना। अब इसको सॉल्व करेगा तो सॉल्व करने के बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आंसर कितना आता है, तो इसका आंसर आ जाता है हम लोग को 32.68 इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36.2 मतलब 32.68। तो ये हो गया क्या चीज, तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो क्या आराम ही है ये लोग निकालना, अरे आराम तो है ही। तो इसी तरह का क्वेश्चन तुम्हारा जनरली पूछता है फर्स्ट लॉ ऑफ फ्राडेज लॉ से। तो क्या सारा का सारा तुम्हें कंसेप्ट भी समझ में आ गया, कंसेप्ट के अनुसार इसमें क्वेश्चन आकर पूछता है तो वो किस तरह का पूछता है, 3 टाइप का क्वेश्चन देखा, वो सारा कुछ तुमसे बन गया। अरे बन गया कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन को फिर से एक बार तुम खुद से बनाने की प्रयास करना। तो ये था तुम्हारा क्या चीज, फ्राडेज फर्स्ट लॉ। ये सारा कुछ कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे फ्राडेज सेकेंड लॉ। कि आखिर फ्राडे ने सेकेंड लॉ दिया था, वो क्यों दिया था और किस लिए दिया था, उससे हम लोग को क्या क्या निकल सकता है। वहां पे हम लोग रिलेशन देखेंगे, वहां पे क्या देखेंगे हम लोग, रिलेशन, और रिलेशन के थ्रू हम लोग वहां पे अप्लाई करते करते वहां से बहुत बड़ा एक सवाल बनता है, जो कि अगर एकलौता पूछेगा वो 5 नंबर में पूछेगा, और वहां से इंटरमिक्स करके बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अभी तो खैर हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे जैक बोर्ड के लिए। अगर इस टॉपिक से अगर बोला जाए तो हायर कंपटीशन, मतलब कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम का देखो, चाहे तुम जेई देखो, नीट देखो, CUET देखो, चाहे कुछ भी एग्जाम देखो, तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछता है बहुत ही मस्त क्वेश्चन पूछता है, और इतना आसान देख करके वहां पे काम नहीं चलाता, उसमें थोड़ा सा टफ लेवल रहता है। तो जो हम लोग सिंपल देख रहे हैं इस तरह से नहीं, इसमें और गहरा तक जाना पड़ता है, इसका डेरिवेशन और खतरनाक करना पड़ता है। देख रहे हैं अभी आगे ना बोल कंसेप्ट वाली चीज में तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट ही सब आ गया। इसी से रिलेटेड वो क्या करता है, एक्स्ट्रा कुछ और क्वेश्चन मिला देता है, मतलब दूसरा चैप्टर का भी कंसेप्ट इसमें घुसा देता है, वहां से क्वेश्चन पूछने लगता है। तो ये सब भैया जब हम लोग पढ़ते हैं उसके लेवल के लिए तब हम लोग इसको पढ़ते। अभी तो भैया आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं वो किसको पढ़ा रहे हैं, जैक बोर्ड का लेवल के लिए। तभी जैक बोर्ड के लिए यहाँ पे जानिए। जब हम लोग जेई और नीट ये सब का बात करेंगे तो उस समय इसका गहराई में हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आ गया। देखो भाई, इतना मेहनत तुम लोग से कर रहे हैं, मतलब इतना मेहनत से हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इतना टाइम तक खड़ा है, तुम्हें तो लग रहा होगा कि इतना ही मिनट तक अभी तक तो वीडियो बना। इतना मिनट बनाने के लिए हमारा कितना यहाँ पे एफर्ट लग रहा है, तुम उसको फील भी नहीं कर सकते हो। अभी इतना हो गया, अभी फ्राइडे सेकेंड लॉ पढ़ाएंगे, उसके बाद इसको एडिटिंग वगैरह करेंगे, बहुत मेहनत लगता है भाई इतना करने के लिए। और तुम लोग क्या करता है, एक लाइक तक नहीं करता है, बताओ। तो तुम लोग से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जब मास्टर तुम लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा है, तुम लोग के प्रति ही ना इतना कर रहा है, क्या जरूरी था मुझे इतना सब करने के लिए। तो अगर तुम लोग के लिए इतना एफर्ट हम डाल रहे हैं तो तुम लोग का भी यहाँ पे एक कर्तव्य बनता है कि लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, तो इस तरह से जितना ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतना मेरा और प्रेरणा बढ़ता है, उससे मोटिवेशन मिलता है, और नया तरीका से यहाँ पे अपने वर्क को कर देख रहेगा। हर एक चैप्टर में मेरा कुछ अलग ही एनर्जी रखता है, उसमें वो समझाने का तरीका कुछ अलग होता है। बहुत जगह से हम एग्जाम्पल लेकर के आते ताकि तुमको पूरा सही चीज़ यहाँ पे समझ में आवे। कम पढ़ो लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका से यहाँ पे समझो। हालांकि वीडियो लंबा हो जाता है। देखो, एक होता है कि हम लोग 10 मिनट में यहाँ पे सीख करके निकल जाएगा 100, और एक हम लोग देख रहे हैं कि 30 मिनट में समझ के निकलेगा 100। दोनों में बहुत फर्क होता है। इसमें तुम क्या फील कर पाओगे, ज़्यादा फील नहीं कर पाओगे, बस जो लिखा है बस पढ़ो निकल जाओ, तो वहाँ पे फील नहीं कर पाएगा। तो हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे एक कमज़ोर बच्चा भी है तो उसे भी तो समझ में आना चाहिए। मानते हैं तुम्हें जल्दी समझ में आ गया, लेकिन कोई तो वैसा स्टूडेंट देख रहा है वीडियो जिसे एकदम नहीं समझ में आता है। तो नहीं समझ में आता है तो उसको पूरा बेसिक से ही तो उठा के लेना पड़ेगा। तो इसी मकसद से लेकर के हम चाहते हैं कि दोनों को फायदा हो। जो तेज है वो तो थोड़ा स्किप भी करके देख सकता है, जिसको लगा कि समझ गए थोड़ा सा स्किप करके देख लो, जिसको एकदम नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भैया थोड़ा सा लंबा तो समझाना पड़ेगा ही ना। तो उसके लिए यहाँ भी वीडियो बनाया जाता है, उसके लिए अलग से तो बनाना नहीं पड़ेगा हमको, एक ही में ना दोनों चीज़ को देखना पड़ेगा। तो हर एक टाइप का स्टूडेंट को, क्योंकि देखो हम चलते भूलते सभी स्टूडेंट को देखते हैं कि किस टाइप का स्टूडेंट रहता है और किसका क्या प्रॉब्लम होता है। क्योंकि देखो एक टाइम में हम भी तो स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट हम भी थे, तो हम भी तो अपने आप में फील करके चुके थे कि आखिर हमको इस तरह का मटेरियल दिया जाना चाहिए था, किस तरह से टीचर हमको समझाता जिससे हमें समझ में आता। तो वो सारी चीज़ मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे अनुभव है कि अच्छा इस तरह से बताया
बताया जाए तो ज़्यादा समझ में आता है। तो इसी चलते थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, तो क्या कीजिएगा, और तुम्हें अगर वीडियो के साथ अगर तुम जुड़े हुए रहोगे तो तुम्हें उस समय का पता भी नहीं चलेगा, कब इतना ज़्यादा समय तुम लोग पढ़ लेगा कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोर तो हो नहीं रहा है। एक होता है ना कि बोरिंग लेक्चर चल रहा है, बोरिंग लेक्चर चल रहा है, तो तुम्हें टाइम का पता चलता है कि बप्पा बहुत टाइम हम लोग को यहाँ पे बीत गया, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता। अगर तुम मेरे साथ अगर जुड़े हुए रहोगे तुम्हें कभी भी केमिस्ट्री में यहाँ पे बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। चलो फिलहाल हम लोग इतना बात चल ही गया, हम लोग बात करते हैं फ्राडेस सेकेंड लॉ का। अब देखो लास्ट जो हम लोग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, फ्राडेस सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कि आखिर सेकेंड लॉ जो दिया था फ्राडे वो आखिर क्या बताया था, ठीक है। देखो it states that when the same magnitude of electric charge is passed through two or more electrolytic cell connected in series, the masses of element liberated in series, the masses of element liberated at electrodes are directly proportional to their chemical equivalent weight। देखो यहाँ पे बोला क्या था, जो फ्राडे का जो सेकेंड लॉ था वो बोला था कि मान के चलो एगो सीरीज है, ठीक है। अरे पैरेलल और सीरीज ये सब तो पढ़ा है ना वहाँ पे फिजिक्स में, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, अगर यहाँ पे मान के चलो एक नहीं दो तीन को अगर लगातार हम लोग उसको कैसा सीरीज फॉर्म में, किसमें हम लोग करना है, सीरीज फॉर्म में, ठीक है ना, पैरेलल में नहीं, किसमें करना है, सीरीज फॉर्म में। अगर मान के चलो सीरीज फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर हम लोग लगा देते हैं, मान के चलो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस तरह से अगर दो तीन को अगर लगातार हम लोग सीरीज में हम लोग लगा देते हैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो वहाँ पे तो अलग अलग काम होगा भैया। अरे यहाँ पर भी तुम्हारा डिकम्पोजी मतलब यहाँ पे तुम्हारा लिबरेट ये सब होगा, यहाँ पर भी कैथोड एनोड में तुम्हारा क्या होगा, लिबरेट होगा, यहाँ पर भी होगा, डिपोजिट ये सब होगा ना, तो सभी में तो होगा अलग अलग। जैसे अभी जो बात कर रहे थे वो एक ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बात कर रहे थे कि उसमें कितना अमाउंट में तुम्हारा लिबरेट होगा, उसी को हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। अब यहाँ पे इसी तरह से मान के चलो डिफरेंट तुम्हारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, क्या है, अलग अलग तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब तुमसे पूछा जाए कि अगर वहां पे सेम अमाउंट ऑफ हम लोग वहां पे क्या करें, करंट पास करें, मतलब जितना भी सभी का सभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था सभी में क्या कर दिया जाए, सेम अमाउंट में अगर हम लोग क्या करें इलेक्ट्रिक करंट को पास करें, तो बताओ कि उसमें कितना तुम्हारा लिबरेट होगा। क्या बोला था, कितना वहां पे लिबरेट होगा तुम्हारा अमाउंट में, कुछ भी तो वहां पे होगा नहीं। मान के चलो यहाँ पर भी तुम्हारा कॉपर ये सब है, उसी तरह से यहाँ पे डिफरेंट तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक वहां पे डाला रहेगा। और वहां पे क्या बताएगा कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक जो यहाँ पे सेल रहेगा, यहाँ पे अरे यहाँ पे देख रहा था ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो यहाँ पे तुम मतलब बताया गया था कि अलग अलग अगर सेल रहेगा तो उसमें कितना अमाउंट में तुम्हारा डिपोजिट होगा। अगर वहां पे हम लोग सेम अमाउंट में हम लोग क्या करें, मान के चलो यहाँ पर भी अगर 2 एम्पियर पास कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कितना 2 एम्पियर, यहाँ पर भी 2 एम्पियर, यहाँ पर भी 2 एम्पियर। अगर इक्वल अमाउंट में अगर हम लोग वहां पे क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट को पास करें डिफरेंट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तब तुम्हें बताना है कि आखिर वहां पे जो डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा तो कितना अमाउंट में होगा। तो इसी को बताने के लिए फ्राडे ने सेकेंड लॉ दिया था, और उसने बताया कि अगर इसको हम लोग जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सीरीज रहेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहेगा, उसको अगर हम लोग सीरीज फॉर्म में अगर जोड़ देते हैं और उसमें अगर हम लोग को सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो उसमें जो अमाउंट सभी का जो अपना अपना जो रहेगा, वहां पर जो डिपोजिट होगा या फिर लिबरेट होगा, उसका जो अमाउंट होगा वो कितना होगा। तो वो बताया था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि वो इक्वल टू होगा, मतलब यहाँ पे जो जितना अमाउंट में लिबरेट होगा वो इक्वल होगा उन लोग का इलेक्ट्रोकेमिकल जो हम लोग मतलब जो वहां पे देख रहा था इक्विवेलेंट वेट, जो देखा था वहां पे कि इक्विवेलेंट वेट से ये सब जो निकालता था, तो उसमें उसी के इक्वल में उन लोग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब अगर इसका हम लोग मास की बात करेंगे कि कितना वहां पे लिबरेट होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, और अगर यदि वहां पे कंडीशन है कि सभी में अगर हम लोग क्या करें सेम अमाउंट में अगर इलेक्ट्रिक करंट को वहां पे पास करें, तो उस समय जो उन लोग का केमिकल इक्विवेलेंट जो वेट होगा उसी के इक्वल में क्या हो जाता है, उसका वेट वहां पे होगा, मतलब उतना ही वो क्या करेगा, लिबरेट होगा। तो ये कंसेप्ट बताया था तुम्हारा फ्राडे सेकेंड लॉ, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे कॉपर है, क्या चीज है, कॉपर है, तो कॉपर का वेट कितना यहाँ पे डिपॉजिट हुआ होगा, कितना लिबरेट हुआ होगा, तो वो बताएगा क्या चीज कि उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, उसी के इक्वल हो जाता है वो, ठीक है। उसी तरह से इसका बात करेगा तो इसमें जो भी तुम्हारा लिबरेट हो रहा होगा, मान के चलो यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे जिंक हो रहा है, तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि वहां पे जो जिंक होगा वो कितना वहां पे लिबरेट होगा, तो उसका जितना वहां पे क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होता है, तो उसी के इक्वल में तुम्हारा क्या हो जाता है, तो उसका हो जाएगा। मान के चलो यहाँ पे मान के चलो W1 इसका था, तो उसका E1 के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से W2
तो उसी का जो तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट होगा उसी का इक्वल हो जाता है। तो ये कंसेप्ट जो बताया था वो कौन बताया था, फैराडे का सेकेंड लॉ। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, इसको फिर से हम लोग समझेंगे, टेंशन मत लो, धीरे धीरे फिर से समझेंगे, ठीक है। तो ये उसका समरी था, ठीक है ना, आखिर क्या है सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ कुछ नहीं, वो क्या किया था कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बताया था कि वहां पे अगर सेम अमाउंट में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो वहां पे जो अमाउंट वहां पे लिबरेट होगा, डिपॉजिट होगा, वो कितना होगा। तो बताया कि जैसे कि फर्स्ट में क्या बताया था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जितना वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज वहां पे तुम फ्लो करेगा उतना ही तुम्हारा क्या देखने को मिलता है, उसका अमाउंट देखने को मिलेगा कि कितना वो डिपॉजिट हो रहा है, कितना वहां पे लिबरेट हो रहा है। तो ये जो सेकंड लॉ बताया था वो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए बताया था कि उसमें अगर हम लोग सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो उसमें उतना ही अमाउंट वहां पे डिपॉजिट होगा जितना उन लोग का आपस में क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा। तो वही चीज यहां पे बताया। तो वही चीज यहां पे देखो, सेकंड लॉ जो है इट स्टेट्स दैट व्हेन द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या होता है, अगर सेम मैग्नीट्यूड में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को पास करते हैं, पास थ्रू टू और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज, लेकिन उन लोग को कनेक्ट किस में होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहेगा, अगर उसमें हम लोग सेम अमाउंट में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को पास करते हैं तो द मासेस ऑफ एलिमेंट, तो उसमें जो मास होगा एलिमेंट का जो लिबरेट होगा किसमें, तो लिबरेटेड, ओ दो पर लिख दिया है क्या इन सीरीज, हाँ इसी चलते हम दो पर उस समय भी पढ़ दिए थे, लिबरेटेड, यहां से हटा दो, ठीक है, डिफिनेशन में यहाँ पे दो पर लिख दिया, इसी चलते उस समय भी लगता है दो पर पढ़ दिए थे। चलो क्या है यहाँ पे, सीरीज द मासेस ऑफ एलिमेंट लिबरेटेड, यहां पर भी हटा दो, liberated at electrode are directly proportional to their chemical equivalent weight। यहां तक समझ में आ गया कि अगर डिफरेंट दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर हम लोग सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उस समय जो वहां पे एलिमेंट का जो मास होगा, जो वहां पे लिबरेट हुआ रहेगा, वो कैसे बताया था कि उतना ही होगा जितना उसका क्या होगा, इक्विवेलेंट मास होगा। तो ये बताया था फैराडे का सेकेंड लॉ। तो क्या इसको लिख लेगा, अरे बहुत आसान है ना, फैराडे का फर्स्ट लॉ भी डिफिनेशन एक दो बार लिखेगा, याद हो जाएगा। अरे याद क्या, तुम तो समझ गया, तुम तो फील कर ही लिया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था कि जितना उसमें चार्ज प्रवाहित करेगा। यहां पे बताया कि अगर सेम अमाउंट में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को पास करते हैं डिफरेंट हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो वहां पे जो लिबरेट होगा, जो अमाउंट वहां पे एलिमेंट का होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका इक्विवेलेंट वेट का। खत्म कहानी, समझ में आ गया। चलो, let the following two electrolytic cell are connected in series and a certain electric current कितना दिया है, I एम्पियर is passed through them फॉर अ सर्टेन टाइम टी सेकेंड। तो इसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फिगर ये सब बताते हैं। ये सब सिर्फ हम लोग को बता दिया कि अगर मान के चलो उसमें क्या है कि दो हम लोग क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जो कि कनेक्ट है किसमें, सीरीज में है, और उसमें हम लोग को क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं आई एम्पियर, और कितना हम लोग के समय के लिए, तो फॉर सर्टेन टाइम टी सेकेंड के लिए अगर प्रवाहित किया गया है तो उसके लिए थोड़ा सा फिगर वगैरह यहाँ पे हम लोग को बताया गया है। ठीक है, चलो इसको पहले नोट करो, उसके बाद फिगर इस सबसे समझते हैं और उसका हम लोग रिलेशन को समझते हैं। देखो जो फिगर जो छापना है, जैसे वो तो फैराडे लॉ लिख लेगा वहां पे, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, अभी सेकंड लॉ के नीचे ये फिगर थोड़ा सा बना देना। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिखा देना। अब वहां पे देख रहा है कि इलेक्ट्रोड को दिखा देना, उसके बाद वहां पे कौन कैथोड है कौन एनोड है, ऐसे करके दिखा देगा। अरे पता है ना कि इधर वाला का कैथोड दिखा रहे हैं, इधर वाला का एनोड। अरे एनोड के ऊपर जो चार्ज दिखा रहा है वो कैसा रहता है हम लोग को, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से होगा और इधर से जाएगा, आएगा और फिर इधर से फ्लो होकर के इधर आएगा। इतना समझ में आ गया। ये तुम्हारा बल्ब है, ये तुम्हारा की है कुंजी, और ये तुम्हारा बैटरी है, और ये तुम्हारा एमीटर है। ठीक है, खत्म कहानी। अब यहाँ पे तुम्हारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया और यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे जो लिबरेट होगा वो कॉपर होगा और यहाँ पे होगा तुम्हारा कौन सी होगा, जिंक होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो जो तुम्हारा सेकंड लॉ जो बोला था फैराडे का, तो उसके अनुसार अगर उसको अप्लाई करेगा तो क्या कहा था कि मास ऑफ कॉपर लिबरेटेड एट कैथोड, कि कैथोड का जो लिबरेट होगा मास, तो वो हम लोग को इक्वल होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर का ही। किसका इक्वल होगा, कॉपर का ही। और अगर उसका बात करते हैं कि मास ऑफ जिंक लिबरेटेड एट कैथोड का, तो उस समय देखो कि जिंक अगर लिबरेट होगा तो इसको इक्वल हो जाता है किसका, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक का। किसका हो जाता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक का। तो ये होता था फॉर्मूला। तो इसके जगह में लिख देते हैं कि ये क्या है, वेट बता रहा है, तो WCU लिख दिया, मतलब कि वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू हो जाएगा किसका, वेट ऑफ, मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका,
कॉपर का। फिर यहाँ देखो वेट ऑफ तुम्हारा जिंक, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो उसी का इक्विवेलेंट वेट के बराबर। तो ये था तुम्हारा सेकेंड लॉ ऑफ फ्राडेज। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया फ्राडे सेकेंड लॉ क्या होता है। सो अब इसी के माध्यम से जैसे कि हम लोग को पता रहता है कि इक्विवेलेंट वेट का कोई यूनिट नहीं होता था, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या चीज लेना है, ग्राम में लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा, ग्राम में। तो ग्राम में लेना पड़ेगा, तो उसी चलते उसको क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट लेते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो उसको हम लोग इसी फॉर्मूला से उसको भी ड्राइव करेंगे। अब कैसे करेंगे, सो देखो यहाँ पे धीरे धीरे समझने की प्रयास करना, ठीक है, इसको लिख लेना आराम से। अब नीचे देखो, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे वेट ना निकालना है, वेट में निकालना है तो उसको ग्राम इक्विवेलेंट में चेंज करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उसको देखो, जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे देखो इसको यहाँ ले आओ और इसको कहाँ ले जाओ, वहाँ पे ले जाओ, तो इसको किस तरह से तुम बोल सकता है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग कि वेट ऑफ कॉपर और बटा में क्या हो जाएगा तुम्हारा, वेट ऑफ जिंक बोल देगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू, मतलब कि इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो इधर ना आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा किसका, कॉपर का, और ये चल जाएगा ऊपर, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, वेट ऑफ जिंक, और नीचे हो जाएगा उसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, इतना हो जाएगा। और तुम क्या जानता है कि हम लोग देखे थे कि ग्राम इक्विवेलेंट किसका, कि जो ग्राम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऊपर होता है वेट और नीचे क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है। ये चीज तुम पहले पढ़ चुका है। अब ये चीज होता है तो इसी के बराबर में ग्राम इक्विवेलेंट, और क्या यहाँ पे नहीं देख रहा, ऊपर वेट और उसी का इक्विवेलेंट वेट, तो मतलब इसके इक्वल में जो लिखेंगे वो ग्राम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, इसके इक्वल जो लिखेंगे वो किसका लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ से एक रिलेशन हम लोग नहीं बता सकते हैं कि नंबर ऑफ, क्या चीज बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ जो हम लोग को होगा वो क्या चीज, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, ये इक्वल हो जाएगा हम लोग को क्या चाहिए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसका, जिंक का हो जाएगा, खत्म कहानी। तो ये इसका इक्वल हो जाता है, ये यहां से हम लोग को रिलेशन पता चल जाता है, तो इससे भी हम लोग को न्यूमेरिकल बनते रहता है, ठीक है। यहां से भी हम लोग रिलेशन जो निकाले इससे हम लोग को डायरेक्टली क्वेश्चंस में बनते रह जाता है। तो एक तो वहां से हो गया था और एक यहां से हो गया, ठीक है। तो जनरली जो आपका जो जैक बोर्ड का क्वेश्चन है वो हालांकि उतना टफ तो पूछता नहीं है, और नहीं तो इससे भी इतना खतरनाक क्वेश्चन बनता, मजा आ जाता है पूरा। जब जेईई नीट लेवल का अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखते तो थोड़ा मजा आता, लेकिन जैक बोर्ड उतना लेवल का यहाँ पे पूछता है ही नहीं। तो ये तुम्हारा रिलेशन था, क्या यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहले तो ये देखा कि देखो ये तो तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने का, कि अगर एक का पता है तो एक का तुरंत तुम निकाल देख रहा है, अरे ये रिलेशन रहेगा पता तभी ना। अभी तक तुमको सिर्फ इतना ही पता चला कि सेकेंड लॉ के अनुसार, तो सेकेंड लॉ के अनुसार अगर तुम देखेगा तो वहां पे बोला कि जो अगर वेट बोलेगा मान के चलो कॉपर का कि कितना उसमें लिबरेट हो रहा है, तो इसके लिए तुम्हें निकालना पड़ेगा क्या चीज, इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा कॉपर का। तो ये तो रिलेशन बता दिया तुम्हारा फ्राडे सेकेंड लॉ। लेकिन अभी मान के चलो एक का पता है, अरे इसमें पता ही से चलते, मान के चलो तुम्हारा वहाँ पे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, एक क्वेश्चन से के माध्यम से ही तुमको ये ज़्यादा अच्छा तरीके से फील हो पाएगा। जैसे ये तो रिलेशन बोला था, तो उसी हिसाब से जब दोनों का रिलेशन करके देखा और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई सब करके देखा, तो वहाँ से हम लोग को पता चल गया अरे कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहेगा हम लोग को मतलब नहीं है, वहाँ पे अगर हम लोग उस सभी का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते तो सभी का हम लोग को सेम निकलता है। ये चीज तो तुम देख लिया, अरे अभी रिलेशन देख करके देखा ना, ये जो रिलेशन बोला था ये फ्राडे सेकेंड लॉ बोला था, जान भी कर रहा है कि जो वेट उसमें लिबरेट होगा, जितना अमाउंट में लिबरेट होगा वो इक्वल होगा उसका इक्विवेलेंट वेट का। लेकिन जब बड़ा बड़ा क्वेश्चंस बनाएगा तो उसमें हम लोग को काम पड़ेगा कि अलग अलग जब सीरीज रहेगा उसमें घुमा फिरा के जब क्वेश्चन देता है तो उसमें बोलता है, तो उस समय हम लोग को काम देगा। जैसे यहाँ पे रिलेशन निकाल के देखा तो एक चीज तो पक्का हम लोग को पता चल गया, ये तो आपस में ना बताया कि जितना इलिबरेट होगा वो उसी का इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। लेकिन अभी पूरा देखो कितना सीरीज का पूरा कॉम्बिनेशन क्या बता दिया, बोल दे यहाँ पे कि ग्राम इक्विवेलेंट अगर तुम निकाल लेगा, सभी का पता रहेगा तो सभी का इक्वल हो जाता है। जितना इसका ग्राम इक्विवेलेंट होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट किसका होगा, इसका हो जाएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालो और वहां से रिलेशन तुम क्या करता है, बहुत चीज यहाँ पे चोरी कर सकता है। और उससे क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे जैसे 5 नंबर का इकलौता क्वेश्चन पूछता तो वहां से तुम इसको डील करने में मदद हो पाता। तो अभी फिलहाल जो इतना रिलेशन बताएं इतना तो तुम्हें समझ में आ गया ना, चलो इतना ही तुम्हारे लिए क्या हो गया, काफी हो गया, ठीक है। तो ये रिलेशन था, और यहाँ से जब उन लोग को कंबाइन करते हैं तो हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट का रिलेशन बन जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो सोच रहे हैं कि क्वेश्चंस के माध्यम से इसको बता देते हैं तो अच्छा रहता। चलो पहले फिलहाल तो इसको लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे काम करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चंस हम ले करके आए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कहने का मतलब
सबसे पहले देख लो भैया, जैक बोर्ड 2010 का क्वेश्चन है। मतलब पहले जो क्वेश्चंस का लेवल होता था वो बहुत मस्त मस्त देखने को मिलता था, और ये जो क्वेश्चंस आया है, क्वेश्चन में देख रहा आधा बोर्ड तो भर गया। ये क्वेश्चंस है वो कितना मार्क्स के लिए है? 5 मार्क्स के लिए। मतलब एक ही क्वेश्चन कितना मार्क्स का बन गया है? 5 नंबर का क्वेश्चंस बन गया, जो कि जैक बोर्ड 2010 का सवाल उठा करके लेकर आए हैं, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब ये जो अभी पढ़े हैं, इसमें अभी तुम्हारा जो कंसेप्ट लगेगा वो फराडे लॉ जो अभी पढ़ा, अभी क्या पढ़ा? फराडे लॉ जो अभी पढ़ा, फराडे लॉ, इसका तुम अभी 2 लॉ पढ़ा, एक वो फर्स्ट और एक क्या पढ़ा? सेकेंड। अभी ये क्वेश्चंस में ये दोनों का दोनों मिक्स करके हम लोग बनाने वाले हैं। बनाने का अगर चाहे तो हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं, किससे? फर्स्ट वाला से ही बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाला से अगर तुम बनाने जाओ तो ये क्वेश्चंस का साइज, मतलब आंसर जो इसका बनाने जाएगा बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अभी तुम इसको क्या करेंगे, बहुत चुटकी में, बस ज़्यादा ज़्यादा आधा पेज में इसको समटा देगा और तुम्हारा कितना मिलेगा? 5 नंबर मिलेगा। बहुत ही आसान सब, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, तुम्हारा सवाल बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चंस पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस बताने वाला नहीं थे, लेकिन बता देते हैं, इसी वजह से बता रहे हैं क्योंकि मान के चलो अभी तुमको बताएं कि 5 नंबर में क्वेश्चन तो तुम्हारा पूछेगा ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब देखो वहाँ पे होगा क्या, अगर 3 नंबर 2 नंबर इस सब करके 2 को अगर क्वेश्चन बना देता है छोटा छोटा न्यूमेरिकल, तो बढ़िया बात है 5 नंबर में। अगर वहाँ पे जैसे मॉडल पेपर में सेट किया था कि फराडे लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए दिया था, एक न्यूमेरिकल दिया, तब भी 5 नंबर का हो गया था। अगर मान के चलो तुम्हारा इकलौता दे दिया 5 नंबर का सवाल, तब फिर तुम क्या करोगे? तो 5 नंबर का अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, जिसमें तुम्हारा कंसेप्ट फराडे का फर्स्ट लॉ भी यूज होगा और सेकेंड का भी यूज करेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा ही। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से इसको समझ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन आखिर दिया गया है तो दिया क्या गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए, बी एंड सी, जैसे कि हम लोग को बोल दिया है कि 3 को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। एक को ए बोला गया, एक को बी लिया गया और एक को क्या बोला गया? सी लिया गया, ठीक है। आगे देखो, कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट रिस्पेक्टिवली। मतलब कि ये जो तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो वहाँ पे जो तुम्हारा सॉल्यूशन जो है, वो सॉल्यूशन तुम्हारा क्या है? तो फर्स्ट वाला में रिस्पेक्टिवली बोल दिया, मतलब ए का शुरू वाला हो जाएगा, बी का सेकेंड वाला हो जाएगा, सी का लास्ट वाला हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला में जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट जो वहाँ पे भरा गया वो क्या है? जिंक सल्फेट है। इसमें तुम्हारा क्या है? जिंक सल्फेट, मतलब ZnSO4 हो जाएगा। बी में जो तुम्हारा हो जाएगा वो क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला तुम लोग जानता है AgNO3 होता है, इतना होता है। चलो सी नंबर में देख रहा है क्या है तुम्हारा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया, इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा? CuSO4 लिया जाएगा। ये हो गया। तो ये अभी बोला गया है कि 3 को तुम्हारा क्या था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, जो कि ABC नाम लिखा गया था, और तीनों में जो इलेक्ट्रोलाइट जो भरा गया है वो कौन सा सॉल्यूशन भरा गया है? ये चीज, ए में है जिंक सल्फेट, बी में है सिल्वर नाइट्रेट, सी में है तुम्हारा क्या चीज? कॉपर सल्फेट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज, जो कि उन लोग कनेक्ट जो किया गया है वो किस में किया गया है? सीरीज में। इसका मतलब, इसका अगर तुम यहाँ पे इलेक्ट्रोड सब दिखाते जाएगा, मान के चलो यहाँ पे इलेक्ट्रोड दिखाया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड दिखाया, उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रोड दिखाएगा, इलेक्ट्रोड दिखाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोड दिखाएगा, इलेक्ट्रोड दिखाएगा, तो यहाँ से जो तुम्हारा तार होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? किसमें? सीरीज में है। तो यहाँ पे किसमें है? ज्वाइंट सीरीज में है। किसमें है? सीरीज में। तो इस तरह से यहाँ पे बैटरी इस तरह से लगा देगा, ठीक है, लगाएगा ना इस तरह से बैटरी। तो इस तरह से अब यहाँ पे क्या है? इसमें ज्वाइंट है। तो ये किसमें? सीरीज में है। और इन लोग में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा गया, ये सब समझ में आ ही गया। तो यहाँ तक तो तुम्हारा क्वेश्चन था कि किस तरह से वहाँ पे डायग्राम बनाया गया और उसमें क्या क्या डाला गया है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखो, स्टेडी करंट, क्या चीज लिखा गया है? स्टेडी करंट। तो स्टेडी करंट का मतलब होता है वहां पे कांस्टेंट करंट, ठीक है। तो वहां पे जो कांस्टेंट जो करंट जो पास किया गया वो कितना किया गया है? 1.5 मतलब एम्पियर। मतलब इसमें जो करंट जो पास किया गया है वो कितना है? 1.5 एम्पियर यहाँ पे करंट पास किया गया है। अब भैया सीरीज है तो सभी में तो हम लोग को सेम सेम करंट जा रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो वहां पे जो करंट सप्लाई किया गया है वो कितना किया गया है? 1.5 एम्पियर। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो, स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास्ड थ्रू देम। तो इन लोग में कितना पास किया गया? 1.5 एम्पियर। यहाँ तक तो किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। आगे देखो, अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर वाज डिपोजिटेड एट द कैथोड ऑफ द सेल बी। अब यहां पे बोल रहा है कि तब तक यहां पे करंट पास किया गया है जब तक कि तुम्हारा जो वेट है कितना है?
1.45 ग्राम सिल्वर का डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे। वो कौन सा सेल का बोल रहा है? सेल नंबर बी का। अब देख रहा है सेल जो बी नंबर जो सेल है उसमें तुम्हारा कौन सी का सॉल्यूशन था? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया तो यहाँ पे डिपॉजिट जो हो रहा है वो किसका हो रहा है? यहाँ पे जो सिल्वर है, सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, उसका जो वेट है वो वेट बता दिया गया है यहाँ पे कि जो Ag जो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है वो कितना ग्राम का लिया गया है? यहाँ पे 1.45 ग्राम, 1.45 ग्राम। तो इतना हम लोग को क्या हो जा रहा है? तो डिपॉजिट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? हम लोग को डिपॉजिट हो जा रहा है, मतलब जमा हो जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से समझो। सबसे पहले तो सेल लिया गया है 3 गो ABC, सभी में इलेक्ट्रोलाइट जो डाला गया है वो बता दिया गया और बोला गया तीनों जो सीरीज में क्या किया गया? कनेक्ट किया गया है। उसमें जो हम लोग को करंट पास किया गया है वो कितना? हम लोग को 1.5 एम्पियर पास किया गया है। अब यहाँ पे बोला गया है सेल नंबर बी के बारे में बताया गया है कि वहां पे तब तक हम लोग को करंट, इस वाला जो पूरा सीरीज जो हम लोग सजाए हैं इसमें तब तक हम लोग करंट को पास किया गया है जब तक कि हम लोग इसमें सेल नंबर बी में सिल्वर जो डिपॉजिट होगा वो 1.45 ग्राम जब तक कि वो डिपॉजिट ना हो जाए। समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे जो डिपॉजिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1.4 ग्राम तुम्हारा सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो आगे पढ़ो। was डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ द सेल बी। यहां तक ठीक हो गया? आगे देखो। हाउ लॉन्ग डिड, क्या जो बोल रहा है? हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। अब यहां पे बोल रहा है कि कितना समय तक यहां पे इलेक्ट्रिक करंट को पास किया गया। फिर से क्वेश्चन यहां पे समझो। सबसे पहले देखो 3 गो कंटेनर लिया गया था, मतलब 3 गो सेल लिया गया था। इसमें ABC बता दिया था, सभी में क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है ये भी समझ में आ गया था। यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें जो स्टडी जो करंट पास किया गया वो 1.5 एम्पियर डाला गया है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि तब तक यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है एम्पियर इतना करंट जब तक कि यहाँ पे जो बी वाला जो यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है? AgNO3। तो यहाँ पे जो सिल्वर है वो डिकम्पोज ना हो जाए, वहां पे कितना वेट था? 1.45 ग्राम था। तो यहाँ पे ये चीज पूछ रहा है करंट तो इतना पास कर रहा है, वेट तुम्हारा इतना वहां पे डिपॉजिट हो रहा है, तब पूछ दिया कि इतना होने में वो कितना समय लेगा। क्या चीज बोल दिया? इतना जमा होने के लिए कितना समय वहां पे होगा। इसका मतलब यहां पे पूछ दिया हम लोग को T बराबर वाट। क्या पूछ दिया है? T बराबर वाट। एक क्वेश्चन यहां पे समझ में आ गया। क्वेश्चन जो हम लोग का अराइज हुआ है वो अराइज ये हुआ है। आगे फिर पढ़ते हैं। वाट मासेस ऑफ कॉपर, यहां पे बोल रहा है कि क्या होगा कॉपर का मास और जिंक का होगा जो कि डिपॉजिटेड इन द कंसर्न्ड सेल। जो वहां पे सेल में जो यहां पे लिया गया तो बताया जा रहा है कि उतना समय तक, सबसे पहले समझ गया कि इतना एम्पियर पास किया गया है। अब यहां से पूछा गया, बताया गया कि यहां पे तब तक पास किया जाता है जब तक कि यहां पे बी वाला में तुम्हारा कैथोड में Ag डिपॉजिट हो जाता है कितना? 1.5 ग्राम। तो इतना डिपॉजिट होने में कुछ तो समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा? तो वही समय को निकालने बोल रहा है। अब समय भी तुम्हें पता चल गया, तो अब तुम्हें पता चल गया कि इतना एम्पियर करंट, मान के चलो यहाँ पे टाइम जो है, मान के चलो यहाँ पे 30 मिनट लग गया होगा। कितना लग गया होगा? 30 मिनट। तो मान के चलो 30 मिनट तक तो इतना एम्पियर तुम्हारा सप्लाई हो रहा था, तो सप्लाई होने के बाद इतना ग्राम यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। भैया इसमें जो तुम्हारा जिंक है, जिंक भी तो कुछ डिपॉजिट होगा रे। यहाँ पर जो तुम्हारा कॉपर है, कॉपर भी तो कुछ डिपॉजिट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि जो तुम्हारा जिंक यहाँ पे डिपॉजिट होगा और यहाँ पे देख रहा है कॉपर डिपॉजिट होगा, तो वो कितना वहां पे डिपॉजिट हुआ होगा। तो इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। मतलब यहाँ पे 3 गो सवाल बन रहा है। एक गो निकालने बोल रहा है टाइम, टाइम निकाल लेगा। उसके बाद यहां पे बोल रहा है जो वेट निकालेगा वो कॉपर का निकालने बोल रहा है, और जो वेट होगा वो किसका निकालने बोल रहा है? जिंक का निकालने बोल रहा है। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन को फिर से समझाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब तक तुम्हें फील नहीं होगा कि क्या पूछ रहा है, कैसे इसको निकालना है, क्योंकि पहले जब तक क्वेश्चन नहीं समझेगा तब तक इसका निकालने का तरीका भी तुम नहीं सीख पाएगा। इसी चलते पहले क्वेश्चन को फिर से समझो, लैंग्वेज में मत जाओ, पहले यहाँ पे कंसेप्ट सीखो, क्योंकि लैंग्वेज पढ़ेगा तो ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। सबसे पहले बोला था कि यहाँ पे 3 गो सेल लिया गया है, सेल का नाम दिया था ABC दिया गया है। अब यहाँ पे क्या है कि तीनों सेल को यहाँ पे सीरीज में सेट किया गया है, ठीक है, सीरीज में सेट कर दिया। अब यहाँ पे बोल दिया कि इन लोग में जो इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन जो डाला गया है वो एक में ए में डाला गया है जिंक सल्फेट, बी में डाला है AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ पे सी में डाला गया है कॉपर सल्फेट। यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब बोल दिया कि यहाँ पे जो करंट जो पास कर रहे हैं वो स्टेडी करंट मतलब कांस्टेंट रहेगा, हमेशा उतना ही पास कर रहा है। कितना? 1.5 एम्पियर वहां पे पास किया जा रहा है। और ये तब तक
एम्पियर को इतना पास किया जा रहा है जब तक कि यहाँ पे जो सिल्वर होगा वो सिल्वर यहाँ पे डिपॉजिट ना हो जाए। कितना ग्राम? 1.45 ग्राम। मतलब यहाँ पे करंट तब तक हम लोग पास करेंगे जब तक कि तुम्हारा यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट कितना होना चाहिए? 1.545 ग्राम। इतना तो मान के चलो इतना डिपॉजिट होने में इतना एम्पियर वहां पे फ्लो हो रहा है, तो इतना एम्पियर फ्लो हो रहा है, इतना डिपॉजिट होने के लिए कुछ तो समय लगता होगा, तो वो समय को हम लोग निकालेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग को जब समय पास हो गया, हम लोग तो निकाल दिए कि कितना समय वहां पे पास किया गया। अब हम लोग को ये क्वेश्चन फिर है कि मान के चलो करंट भैया सभी में जा रहा था, उतना समय तक यहाँ पे जितना भी टाइम निकालेगा उतना टाइम तक तुम्हारा करंट पास हो रहा है, तो उतना टाइम तक करंट पास कर रहा है। अरे इसमें भी तो कुछ तुम्हारा जिंक वहाँ पे डिपॉजिट तो हुआ होगा ना, सी में तुम्हारा कॉपर भी तो कुछ डिपॉजिट हुआ होगा। तो पूछ रहा है कि कितना वहाँ पे डिपॉजिट हुआ है कॉपर और जिंक, तो इसको भी तुम निकाल करके बताओ। ये था तुम्हारा क्वेश्चन। तो अभी तुमको बता रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसको बनाने का 2 तरीका है। कितना तरीका हो जाएगा? 2 तरीका हो जाएगा। ठीक है, इसका 2 मेथड हो जाएगा। ठीक है, चाहोगे तो 2 मेथड से इसको निकाल सकते हो। सबसे पहले तो ये समझो, करंट तो इसमें सीरीज है, तो सभी में तुम्हारा क्या जा रहा है? 2 एम्पियर ना, कितना है? 1.5 एम्पियर तुम्हारा जा रहा है। ठीक है, कितना जा रहा है तुम्हारा? 1.5 एम्पियर सभी में पास हो रहा है। चलो मान के चलो बी वाला सेल में चलेगा, तो बी वाला सेल में देखो कि यहाँ पे करंट देखेगा। मान के चलो इसको सेपरेट से तुम देखने जाओ अलग से, तो अलग से मान के चलो ये तुम्हारा बी वाला था, इसमें तुम देखा कि जो डिपॉजिट हो रहा था, मतलब वेट जो देखा, वेट कितना तुम्हारा है? 1.45 ग्राम, इतना डिपॉजिट हो रहा है। अब यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है वो करंट कितना पास हो रहा है? तो 1.5 एम्पियर यहाँ पे पास हो रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना टाइम लगेगा कि इतना डिपॉजिट हो जाता? क्या इतना निकालने नहीं सकेगा? अरे कुल मिला देख रहा है ये किसके जैसा बन रहा है? फराडे का फर्स्ट लॉ जैसा। किसके जैसा? फराडे का फर्स्ट लॉ। तो हम लोग इसको क्या फराडे का फर्स्ट लॉ के अनुसार से यहाँ समय नहीं निकाल लेंगे? समय निकल जाएगा। अब अगर तुम्हारा समय निकल गया, इसका लिए भी समय निकल गया, इसके लिए भी समय निकल गया, क्योंकि टोटल उतना ही समय के लिए तुम्हारा उतना इलेक्ट्रिक करंट को पास किया गया। अगर सेपरेटली इसका बात करें, इसका बात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुम्हारा वेट निकालना है। तो यहाँ से देखो करंट तो तुम्हारा पता है कि उतना 1.5 एम्पियर पास किया गया, कितना समय के लिए, तो वो तो यहाँ से निकाल लेगा। तो उतना ही समय तो इसमें भी तो पास हुआ होगा। तो आई भी पता, टी भी पता, तो क्या डब्ल्यू नहीं निकाल पाएगा? तो यहाँ पर भी तुम लगा सकता है फराडे का फर्स्ट लॉ, और फिर से चुटकी से तुम निकाल लेगा। उसी तरह से इसमें बात करेगा, सेम कंडीशन जैसे इसका बनाएगा। इसमें आई तो पता है, टी भी पता है, तो क्या डब्ल्यू नहीं निकालने सकेगा? फराडे का फर्स्ट लॉ निकल गया। तो क्या आसान है कि नहीं है? तो चलो पहले मेथड नंबर 1 को समझते हैं, उसके बाद फिर मेथड नंबर 2 को समझेंगे। इसको दोनों तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखाते हैं ताकि तुमको समझ में आए। एक बार तो फराडे का जो फर्स्ट लॉ है उसी के कंसेप्ट से सारा कुछ बन जा रहा है। सेकेंड में देखेगा तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? फराडे का सेकेंड लॉ का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? आसानी से इसका हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तुम ही डिसाइड करना कि कौन वाला आसान है और कौन वाला टफ है। तो तुमको जैसे भी बनाना, क्योंकि है कितना 5 नंबर का, चाहो तो आसानी से भी बना लो, चाहो तो उसको टफ में भी बना लो। तो जैसा बनाएगा तुमको तो आएगा उतना ही, क्योंकि आंसर तो उतना ही लाना है, चाहे तुम कोई भी मेथड से बनाओ, फर्स्ट या सेकेंड मेथड किसी से भी बनाओ। तो चलो हम लोग एक एक करके सब समझते हैं। सबसे पहले क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या कह रहा था? चलो क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन को समझाने के लिए हम 10 से 20 बार जरूर रिपीट किए हैं यहाँ पे, तो तुम्हें अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा हल करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो कि क्या क्या बोल रहा है और कैसे हम लोग निकालेंगे। क्वेश्चन तो नीचे हम लोग फिगर से ही समझ जाएंगे क्या है कि नहीं है, सो ठीक है ना। बाकी यहाँ पे देखो एटॉमिक मास दे दिया है सिल्वर का, कॉपर का, जिंक का, तो ये तो हम लोग मेरे पास है क्वेश्चन, तो वहां से भी देख करके हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलो तो फिलहाल क्योंकि जगह रहेगा तब तो हम लोग लिख पाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया था, क्वेश्चन को लिख लेना। ठीक है, अब यहां पे देखो सबसे पहले तो हम लोग को बी का कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि समय हम लोग को कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है? उसको। तो सबसे पहले चलेगा यहां, चलो मान के चलो सेल किसमें चलेगा? बी में। किसमें चलेगा? सेल बी में। तो यहां पे देखो जो गिवन डाटा जो तुम्हारा है वो क्या चीज दिया गया? तो यहां पे दिया गया है आई दिया गया है तुम्हारा क्या चीज? 1.5 एम्पियर दिया गया था। इसमें वेट दिया गया है, वेट ऑफ सिल्वर तो दे दिया है, तो वेट ऑफ सिल्वर कितना दे दिया? कितना डिकम्पोज, मतलब कितना हम लोग को वहां पे डिपॉजिट हो रहा है? 1.45 इतना ग्राम हो रहा है। अब यहां से हम लोग को पूछ क्या दिया था? टाइम। तो टाइम हम लोग को पूछा गया था, निकाल लो। अब कैसे निकालेगा? तो यहां पे लिखेगा फराडेज फर्स्ट लॉ। तो यहां पे फ्रॉम लिख दो कि फ्रॉम
फ्राडेज फर्स्ट लॉ। तो क्या था यहाँ पे, तो W निकालने का फॉर्मूला जो था वो हम लोग को था यहाँ पे क्या चीज, तो उसका एटॉमिक वेट था, और नीचे हम लोग को क्या हो जाता था, n फैक्टर हो जाता है, और n फैक्टर और गुना कर देते थे यहाँ पे I गुने T, और नीचे हो जाता था क्या चीज 96,500 हो जाता था। क्या यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें? अरे यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ हो गया, अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको क्या करना है हम लोग को, कैलकुलेट करना है। तो क्या तुम्हें T नहीं निकालने आएगा यहाँ पे? अरे आराम से तुम क्या कर सकता है, इसको T निकाल सकता है। कैसे, देखो W तो तुम्हें पता है कितना है 1.45 ग्राम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट कौन सा है इसमें, B में तुम देखेगा तो B में था तुम्हारा AgNO3 था। मतलब कि यहाँ पे जो डिकम्पोज, मतलब कि जो तुम्हारा वहाँ पे जो डिपॉजिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, Ag प्लस जाकर के हो रहा है, कौन हो रहा है, Ag प्लस। और Ag का जो एटॉमिक वेट था वो हम लोग को दे दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हम लोग को कितना दिया है एटॉमिक वेट उसका, तो एटॉमिक वेट अगर देखेगा Ag का तो वो दिया है 108। कितना दिया हम लोग को, 108। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक वेट की जगह हम लोग बिठा सकते हैं 108 और बटा में n फैक्टर देखो तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, 1 है, तो इसमें नीचे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इनटू I कितना था हम लोग को, I कितना था हम लोग को, I कितना करंट हम लोग को कितना पास कर रहा है, 1.5 एम्पियर। कितना पास कर रहा था हम लोग, 1.5 एम्पियर। अब यहाँ से T हम लोग को निकालना है, तो T वहाँ रहने देंगे, और नीचे क्या हो जाएगा 96,500 इतना हो जाएगा। अब यहाँ से क्या T बराबर नहीं करने सकेगा, तो T इज इक्वल टू ये ऊपर चल जाएगा, मतलब कि 1.45 गुने 96,500 और बट्टा में इन लोग बट्टा में आ जाएगा, मतलब कि 108 और गुना में 1.5 इतना हो जाएगा। तो इतना निकालेगा तो इससे क्या निकल जाएगा, इतना सेकेंड निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना सेकेंड। अब यहाँ से तुम तक कैलकुलेट करके लिख सकता है ना रे, तो इतना सेकेंड तुम्हारा आ जाएगा यहाँ से आंसर। इसको हल कर लेगा, इसको हल करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे उसका उतना सेकेंड। तो ये था कि इतना सेकेंड तक तुम्हारा क्या किया गया है, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया गया। तो अभी देखो तुम्हारा तो टी पता चल गया। अरे भैया अब तो यहाँ पे देखो सीरीज में यहाँ पे सेट किया गया था, अरे इसको सेट किया गया है ना सीरीज में, तो जितना यहाँ पे करंट पास कर रहा है उतना ही समय तो सभी में लग रहा है, करंट भी उतना ही पास हो रहा है, समय भी उतना ही पास हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग को आई और टी तो अब सभी में पता चल गया, इसके लिए भी, और टाइम सभी के लिए भी पता चल गया। इसके लिए टाइम तो हम लोग निकाल लिया, इसी का टाइम तो सभी हम लोग लग रहा है, तो इसका मतलब आई टी इसके में भी पता है, इसमें भी है। और ये हम लोग को जिंक वाला था और ये हम लोग को किसका है, कॉपर वाला का। तो दोनों के लिए अब आई टी और आई टी पता है। तो बता इसमें जो वेट निकालना है, इसमें वेट निकालना है, तो नहीं निकालने सकेगा का, चलो आराम से निकाल लेगा। तो अभी तो तुम्हें समझ में आ गया कि इसका जो सबसे पहले कि इसका जो टाइम था, टाइम तो हम लोग निकाल लिया। अब चलो यहाँ पे 4 सेल किस में चलेगा, ए में चलो, किस में चलो, ए में। अब यहां पे देखो क्या क्या दिया गया, तो यहां पे दिया गया है I इज इक्वल टू, यहां पे है वही तो हो जाएगा 1.5 एम्पियर दिया गया है। इसमें देखेगा T, तो T तभी तुम निकाल लिया, कितना निकाला है यहाँ पे, तो उसी चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइम तो तुम्हें पता है ना रे, अब इसको कैलकुलेट कर लेना। अब हम इसको कैलकुलेट करने जाए, इसको तो कैलकुलेट कर लेगा ना तुम खुद से। चलो तो यहाँ पे तुम्हारा टाइम तो कुछ तो सेकेंड तो है यहाँ पे, अरे है ना यहाँ पे सेकेंड कुछ। अब देखो तुम्हें तो यहाँ पे W निकालना था, क्या निकालना था, W, कि कितना उसमें हम लोग को अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, यही तो निकालना था। अब देखो यहाँ पे जैसे हम लोग चलेगा W इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला हम लोग जानता है कि उसका होता है एटॉमिक वेट, और नीचे होता है n फैक्टर होता है, और गुना यहाँ पे करता है तो I, और गुना हो जाता है T, और नीचे क्या हो जाता है 96,500। अब यहाँ देखो वेट निकालेगा, एटॉमिक वेट कॉपर का, तो कॉपर का देखेगा कितना है, कॉपर का भी दे दिया था वहाँ पे कि 63 अच्छा जिंक का निकाल रहे ना, हाँ ए में तो तुम्हारा जिंक है, इसमें क्या है जिंक ना था, तो जिंक का देखेगा तो उसका कितना हो जाता है, तो जिंक का भी दे दिया है यहाँ पे 65.5 दे दिया है, तो 65.5 हम लोग को जिंक का दे दिया है उसका एटॉमिक वेट। और नीचे देखो एन फैक्टर, और अभी जान रहा है कि ये कैसा था, ZnSO4 में था, और ये टूटेगा तो वो किस में टूटेगा, Zn2 प्लस में और SO4 2 माइनस में। तो यहाँ पे कौन जाकर के हम लोग को डिपॉजिट हो रहा है, Zn2 प्लस, तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर देखेगा कितना चार्ज है, 2 चार्ज, तो इसी चलते यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इनटू आई तो तुम्हें पता है कितना है 1.5 एम्पियर, टाइम तो तुम्हें यहाँ पे पता है ना रे, और नीचे देखो कितना गुना कर देगा 96,500। तो बताओ सारा कुछ तो तुम्हें डाटा पता है, यहाँ पे तुम्हारा पता है रे, टी कहाँ से निकल गया, अरे यहाँ से रे, यहाँ से जो सेकंड निकालेगा वही तो तुम यहाँ पे पुट करेगा। अब जैसे यहाँ पे पुट करेगा तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से इतना ग्राम आंसर निकल जाएगा।
समझ में आ गया। तो ये जो वेट निकाल रहा है वो किसका निकाल रहा है, तुम जिंक का निकाल रहा है। किसका निकाल रहा है, जिंक का वेट निकाल रहा है। तो देखो सबसे पहले टाइम निकालना है, उसके बाद चलेगा सेल नंबर ए में, और सेल ए में देखेगा तो वहां पे पूछ रहा था कि उतना एम्पियर पास कर रहे हैं हम लोग करंट और उतना समय के लिए, तो बताओ कि उसमें जो मास होगा, जितना हम लोग वहां पे अमाउंट उसका जो डिपॉजिट हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो क्या निकाल लिया वहां पे जिंक का भी। सिमिलर तुम्हारा क्या है, इसको लिख लेगा ना। अब चलो तुम्हारे पास वीडियो है तो तुम पीछे करके भी इसको लिख सकता है, मेरे पास स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे ए के बाद किस में चल जाएगा, सी में। तो सी के लिए चलेगा तो सेम क्वेश्चन इसी तरह से बन जाएगा, बशर्ते यहाँ पे जिंक का जो निकाल रहा है, सी में क्या है तुम्हारा कॉपर है, और यहाँ पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, और बाकी सेम हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट और उसका वैलेंसी सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बाकी तो आई और टी तो सेम ही हो जाएगा, ये तो सब ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉपर का एटॉमिक वेट, तो कॉपर का कितना दिया था, तो यहाँ पे दिया है 63.5 दिया है। कितना है, 63.5। और एन फैक्टर अभी फिर तो समझ गया कि जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 के रूप में, ये जो टूटता है वो किस में टूटता है, Cu2+ में। मतलब इसमें जो डिपॉजिट हो रहा है वो कौन पर जा रहा है, कॉपर 2+। इसका मतलब कॉपर का तो जान गया एटॉमिक वेट, और इसमें जो एन फैक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, +2, मतलब कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना डिवाइड करेगा, 2 से। अभी यहाँ पे फिर हल करना, हल करने के बाद जो आंसर आएगा वही हो जाएगा उतना वेट। तो अभी देख रहे हैं, एक बार ऐसे बनाया, उसके बाद ए और सी के लिए गया, तो वहां से तुम क्या निकाल लिया, ए का कितना वहां पे डिपॉजिट हो रहा है मतलब कि जिंक, और कितना हम लोग को सी वाला जो तुम्हारा था सेल, उसमें तुम्हारा कितना हम लोग को डिपॉजिट हो रहा है, कितना अमाउंट में डिपॉजिट हो रहा है कॉपर, तो ये भी तुम निकाल लिया। तो ये तरीका था कि इस तरह से बनाएगा तब तुम्हें कितना मिलेगा, 5 नंबर यहां पे मिलेगा। तो मेथड नंबर ए था, मतलब कि फर्स्ट मेथड था ऐसे करके। अब चलो हम लोग सेकेंड मेथड चलते हैं। अरे फर्स्ट समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से समझा है, ठीक है। और तुम्हें फील भी हुआ होगा कि आखिर इसको निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर निकालना खुद आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसका, किसका, सेकेंड तरीका। ये तो फर्स्ट तरीका था, अब सेकेंड तरीका देखो। सेकेंड तरीका में सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा, वो क्या चेंज होगा, तो उसका मास निकालने का, क्या चीज, मास निकालने का सिर्फ मेथड वहां पे चेंज होगा। जैसे सबसे पहले तो भैया टाइम निकालना है, तो टाइम मत ऐसे निकलेगा। टाइम निकालने का इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं, क्योंकि फ्राइडे का फर्स्ट लॉ का ही यूज करके उसमें हम लोग टाइम को निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड मेथड का। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड मेथड का। तो फर्स्ट मेथड तो समझ गया कि कैसे कैसे हल करके सारा आंसर निकाल लिए सो। अब इसमें देखो सेकेंड मेथड में तो भैया इतना काम तो इसमें भी करना पड़ेगा। अब फर्क है कि सिर्फ उसका मास जो निकालने जाएगा वो मास हम लोग खाली उसमें अलग तरीका से निकाल सकते हैं। अब चलो सेल नंबर उसमें, किसमें, सेल किसमें चल रहा है, ए में। किसमें चलेगा, ए में। तो इसमें वेट निकालना है। वेट कैसे निकालेगा, एक तो फ्राइडे के फर्स्ट लॉ से चल गया, अब सेकेंड लॉ में समझो। सेकेंड लॉ में ये चीज जानो सबसे पहले कि हम लोग अभी बढ़ के आया है कि ग्राम जो इक्विवेलेंट वेट हो जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ, अगर मान के चलो तुम्हारा 3 गो कंटेनर था, अरे था ना 3 गो, 1 2 3 गो था, अरे 3 गो था। अब इन लोग को जो यहाँ पे कनेक्ट किया वो किस में कर दिया था, हम लोग सीरीज में किया था। इसका मतलब इसको इस तरह से मिटा देते हैं। देखो यहाँ पे 1 गो 2 गो 3 गो। अब इन लोग को जो कनेक्ट कर रहा है वो किस में कर रहा था, सीरीज में। अब यहाँ पे देखो ये ए था, ये बी था, ये सी था, और तुम लोग अभी पढ़ के आया है कि अगर सेम इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को पास करते हैं, कोई भी हम लोग अलग अलग हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर उसको सीरीज में सेट किया गया है, तो ये तो सीरीज में सेट था, इसमें स्टडी करंट भी था कि 1.5 करंट मतलब एम्पियर हम लोग को करंट भी पास करा था। तो उस कंडीशन में हम लोग पता किए थे, अभी रिलेशन पढ़ के आया है सेकेंड लॉ का, तो वहां पे देखा था कि इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा और इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा और इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा वो आपस में सभी का सभी क्या होगा, सेम होगा। अभी इक्वल करके आया कि नहीं आया, करके आया। इसका मतलब अगर इसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग बी वाला सेल का अगर निकाल लेते कितना उसमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा, तो वैसे फटाक से हम लोग इसका भी निकाल सकते हैं और इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट अगर निकल जाएगा तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका वेट भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, वेट भी निकाल सकते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या करेगा, सो ये तो यहां से तुम निकालेगा, तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था भैया, फर्स्ट क्वेश्चन निकालने का तरीका तो यह है, तो टाइम निकालेगा।
चाहे केस नंबर 1 में चलो चाहे सेकंड में। अब यहाँ से जो दोनों का जो वेट है, वेट निकालने का सिर्फ तरीका दो दो बता रहे हैं कि एक तो फर्स्ट लॉ से इसको भी निकाल सकता है, अब सेकंड लॉ का देखो डायरेक्टली कैसे निकाल सकता है। तो हम लोग तो ये समझ गए कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ यहाँ पे अगर निकेल निकाले, मतलब एजी है ना, तो यहाँ पे एजी ऐसा छोड़ो, यहाँ पे हम लोग ए में चल रहा है, देखो ए में चल रहा है, तो ए में क्या है तुम्हारा जिंक था, अरे 3 को कंटेनर था ना सेल, तो शुरू में जिंक था, उसके बाद एजी था, उसके बाद तुम्हारा क्या है कॉपर है। तो जो जिंक का यहाँ पे देखेगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा, वही इक्वल हो जाता है क्या चीज यहाँ पे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ यहाँ पे अगर एजी निकाल दिया जाए तब, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे जिंक का और ग्राम इक्विवेलेंट अगर एजी का निकालेगा तो दोनों का दोनों क्या होता है, सेम होता है। ये कौन बोला था, तो ये बोला था हम लोग को सेकेंड लॉ ऑफ फ्राडे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकता है, इसके ऊपर अगर थोड़ा सा लिखेगा तो यहाँ पे क्या लिख देगा, यहाँ पे लिख देना कि अकॉर्डिंग टू फराडे सेकेंड लॉ के अनुसार से ये हम लोग रिलेशन निकाल के आया था। अब देखो इसका, देखो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकलता है, ऊपर हम लोग मास लिखते थे गिवन वेट और नीचे हम लोग इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करता है। इसका मतलब देखो इसका फॉर्मूला, ऊपर होता है वेट, क्या होता है वेट, और डब्ल्यू निकाल रहा है, मतलब यहाँ पे वेट जो लिखेगा वो किसका निकलेगा, जिंक का लिखेगा, और इसका डिवाइड कर देगा तुम किसके, तो इक्विवेलेंट वेट से। अब इक्विवेलेंट वेट जो निकलता है वो कैसे निकलता था, तो यहाँ पे हम लोग जानता है कि एटॉमिक वेट होता है, क्या होता है यहाँ पे एटॉमिक वेट, और इसको डिवाइड करता है एन फैक्टर से, जो कि एन फैक्टर कहाँ गुना हो जाएगा, ऊपर जाकर के, क्यों, क्योंकि इसके बटम करेगा तो बट्टा वाला तो ऊपर ही जाएगा, फिल कर पा रहे हैं सबसे पहले। ये हो गया वेट और नीचे होता है इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है हम लोग को एटॉमिक वेट और नीचे होता है उसका क्या चीज, एन फैक्टर। तो इसको यहाँ पे बिठाता तो ये बट्टा में था तो बट्टा वाला ऊपर चलिए जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये था यहाँ पे कि जिंक का इधर से ग्राम इक्विवेलेंट निकालता, इसको भी निकालने जाएगा तो उसी तरह से निकलेगा कि वेट ऑफ एजी हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा कि एटॉमिक वेट हो जाएगा और यहाँ पे गुना हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज, एन फैक्टर। अब ये वाला से पुट करो वैल्यू और तुरंत निकाल दो, समझ में आ गया, और यहाँ से तुरंत तुम्हारा क्या निकल जाएगा, उसका वेट निकल जाएगा। कैसे से देखो, वेट पता नहीं है, इसी तो निकालना था हम लोग को कि जिंक कितना वहां पे डिपॉजिट होता है, तो ये तो भैया हम लोग को पते नहीं है, नहीं पता है। चलो एन फैक्टर, अब देखो जिंक वाला जो जा रहा था तो वहां से तुम पता कर लिया कि वहां पे Zn2 प्लस था, मतलब एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 गुना कर देगा। और एटॉमिक वेट जिंक का तुम्हें दे दिया था, कितना दे दिया था, 65.5, इतना हम लोग को दे चुका है। चलो इज इक्वल्स टू वेट तो तुम्हें पता है एजी का तो दे दिया था ना, वेट कितना दिया था, एजी का वेट 1.45, तो यहाँ पे पता कर लेगा कि 1.45 और गुना में एन फैक्टर एन मतलब एजी प्लस जा रहा था, मतलब उसका एन फैक्टर कितना होता है 1, और उसका जो एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट तुम्हारा दे दिया था, वो कितना दिया था, तो कितना था, अरे एटॉमिक वेट देखा था तो एजी का कितना था, 108 था, कितना था 108, तो यहाँ पे 108 कर देगा। अब 108 रहेगा, बस इतना ही करना है और कैलकुलेट कर लेना। तो बता यहाँ पे WZ, यहाँ पे जो वेट निकालेगा जिंक का वो कैसे निकल जाएगा, तो यहाँ देख रहा है कि 1.45 और गुना 1 है, तो 1 को खत्म कर दो, अब ये जाएगा उधर क्रॉस करके तो वो गुणम चल जाएगा, मतलब 65.5 हो जाएगा, और बट्टा में ये कितना हो जाएगा 108, और ये ऊपर 2 था तो कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो इसको जैसे कैलकुलेट करेगा तो जो जिंक का निकलता है, हम कैलकुलेट करके रखे थे, तुम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। किधर गया, जिंक के लिए निकाले थे, तो इसका निकल जाता है कैलकुलेट करने के बाद, तो 0 पॉइंट कितना निकल जाता है, 0.4396, इतना निकल जाता है तुम्हारा क्या चीज, ग्राम। किसका निकल जाता है, वेट ऑफ जिंक का, कि इतना ग्राम तुम्हारा जाकर के क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो क्या समझ में आ गया कि कैसे हल करेंगे सो। अब ये था तुम्हारा इसका सेल ए का, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखो, इतना समझ में आ गया ना, ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग चलेंगे सेल नंबर सी का, तो सेल नंबर सी में जो हम लोग निकालेंगे वो जिंक थोड़ी, वहां किसका है, कॉपर का, तो यहाँ पे सिर्फ कॉपर लिख देंगे, बाकी उतना सेम रह जाएगा कि इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा वही तो इसका भी इक्विवेलेंट हो जाएगा हम लोग को, खत्म। अब यहाँ पर ठीक है, बस यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या चीज, कि कॉपर का निकाल रहे हैं, समझ में आ गया। ये तो बाकी सब ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, बशर्ते यहाँ पे जो एटॉमिक वेट होगा, एटॉमिक वेट इसका कितना होता है 63.5 होता है, कितना होता है 63.5 होता है कॉपर का, और एन फैक्टर कॉपर का भी देखेगा तो अभी भी तुम्हारा 2A निकलता था, तो यहाँ तो ठीक रह जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, खाली यहाँ पे
63.5 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा। और अभी जो इसका हल करेगा तो हल करने के बाद जो इसका आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसका भी होता है 0.426 इतना ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा किसका, कॉपर का। किसका निकल गया, कॉपर का। यहाँ भी तुम किसका लिखेगा, कॉपर ना लिखेगा, कॉपर का निकल रहा है। तो ये तरीका था, तो यहाँ से भी तुम क्या कर सकता है, वेट निकाल सकता है। तो तुम्हारे पास दो तरीका था कि ये था सेकेंड लॉ का यूज करके हम लोग किए कि वहां पे कैसे पता चला कि ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है पूरा, अगर उस समय कंडीशन सिर्फ इतना ही रहता है कि हम लोग सीरीज में सेट हुआ रहना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो पास करते हैं वो सेम अमाउंट में पास करना है, ठीक है। तो इतना करेगा तो उन लोगों को क्या होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो सभी का सेम होता है। तो सेम होता है भैया, तो उसी के रिलेशन से तो सब कुछ निकाल लिए। तो तुम्हें अगर दोनों में से एक भी मेथड अगर समझ में आया होगा, अगर दोनों समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। इस तरह का कंसेप्ट अगर कहीं अप्लाई होगा तो वहाँ पे अच्छा तरीके से तुम यूज कर सकता है। और नहीं तो तुम्हारा फर्स्ट मेथड था, अगर जो फर्स्ट लॉ से बन गया वैसे अगर बनाना चाहता है तो बना सकते हो, अगर सेकेंड लॉ से बनाना चाहता है तो बना सकते हो, जैसे तुम्हारा मर्जी है वैसे बनाओ। बात समझ में आ गया। चलो अगर मान के चलो यही क्वेश्चन क्यों इसको बताने गए सेकंड वाला में, समझो पहले। अगर मान के चलो ये जो एम्पियर ये सब जो दिया गया था ये सब नहीं देता, इसको नहीं निकालने बोलता, तब तो तुम्हारा आसान हो जाता, टाइम खाली दिया रहता, आराम से तुम कैलकुलेट वहां से कर सकता था। अरे एक सवाल मान के चलो तुम्हारा ई वाला जो यूज करने गया, यहां से टाइम तुम निकालने गया, टाइम तुम्हारा निकालना पड़ गया, उसके बाद तुम यूज किया फर्स्ट लॉ से, तब तुम्हारा ई वाला जो निकालने गया उसका वे तब आराम हुआ। मान के चलो ये सब गायब कर दे, ये सब क्या कर दे, गायब कर दे। तो अभी तुम्हारा क्या है, खाली एम्पियर दे देता, मतलब उसका कितना करंट पास हो रहा है सो बोल देता, और खाली उसका वेट खाली बता देता, तब खाली इतना ही इंफॉर्मेशन रहता। तब तो तुमको भैया सेकेंडरी लॉ से जाना पड़ता, क्योंकि तुम्हारे पास तो टाइम तो था ही नहीं। अरे टाइम था क्या, नहीं था, तो उस समय तो तुम्हारा इसी तरह से जाना पड़ता, इसी तरह से जाना पड़ता। और नहीं तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बोल देता कि यहाँ जो करंट पास हो रहा है वो स्टडी करंट है, खाली इतना ही बोल देता, कितना है सो नहीं बोलता, खाली बोल देता स्टडी करंट है, मतलब कांस्टेंट करंट है, और टाइम कुछ नहीं बोलता, खाली बोल देता कि इतना तुम्हारा जो वेट है वो सिर्फ डिपॉजिट हो रहा है नेट, मतलब उसका सिल्वर का, बाकी तुम बताओ कि उन लोग में कितना डिपॉजिट हो रहा होगा। तो उस समय देखो ना तुम्हारे पास आई रहेगा और ना ही उस समय तुम्हारे पास टाइम रहेगा, तो तुम कैसे तुम फर्स्ट लॉ का यूज करके ये सब वैल्यू निकाल सकता है। तो उस समय जो काम देगा वो तो तुम्हारा सेकेंड लॉ ही काम देगा, क्योंकि तुम्हारे पास ना ही आई का वैल्यू ना ही टी का वैल्यू पता ही नहीं है, क्योंकि उस वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए तुम्हें तो ये चीज आना चाहिए, आई और टी तो तुम्हें पता होना चाहिए, तभी तुम उसको कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन सेकेंड लॉ में किसी तरह का कोई हम लोग आई और टी के बारे में कोई चर्चा नहीं रहता है, सिर्फ वो कह दे कि वो सीरीज में हम लोग को सजाया गया है, और बोल दे वहां से कि कितना वहां पे, मतलब दो चीज वहां पे बोल देगा, एक तो सीरीज में सेट किया गया है और उसमें जो करंट है वो करंट हम लोग को कांस्टेंट है, इतना खाली बोल देता। और अगर एक कभी अगर बता देता कि एक उस सेल में कितना डिपॉजिट हो रहा है, तो उसी के माध्यम से हम लोग सारा का निकाल सकते हैं। तो इसी चलते हम इसको बता दिए कि अगर कहीं वैसा क्वेश्चन फंस जाए तब तुम क्या करो, ऐसा माध्यम से तुम वहाँ पे कैलकुलेट कर सकता है। तो इसी चलते तुम्हारे जो फर्स्ट और सेकेंड दोनों मेथड से बताएं वो दोनों का दोनों तुम्हें सीखना बहुत जरूरी था। हाँ अब डिपेंड करता है कि अगर इस तरह का सवाल है तो तुम 1 से भी बना, सेकेंड से भी बना, लेकिन अगर ये वाला सवाल नहीं देता और आई और टी का वैल्यू भी नहीं दे देता, तब तो भैया तुमको जाना पड़ता किससे, सेकेंड लॉ से ही जाना पड़ता। तो ये था आज का कंसेप्ट, और उम्मीद है कि आज जो हम लोग टॉपिक था उसमें फैराडे का फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ ये पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और अच्छा तरीके से तुम लोग फील भी कर पाया होगा, अच्छा तरीके से समझ भी पाया होगा। इस टॉपिक से बहुत और भी हम लोग एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनता है, जो कि जेई नीट और भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करोगे तो उसमें पूछता है, लेकिन अभी तुम्हारे जैक बोर्ड के सिलेबस में वैसा नहीं है जिससे तुम पढ़ेगा और उस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा। हालांकि पढ़ना तो था लेकिन उस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा नहीं। तो जितना हम लोग को पूछता है, जिस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, जहाँ जहाँ से टॉपिक को तुम लोग को पढ़ना था वो सारा का सारा हम लोग 4 गो लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है तुम्हें शुरू से लेकर के आज तक का लेक्चर बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा और तुम लोग एक का कंसेप्ट को सीख पाया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही में विश्राम देते हैं इस लेक्चर्स को। तुम लोग को पता चल गया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो गया, अभी तुम्हारे पास सिर्फ 3 गो चैप्टर बचा हुआ है, एक मेटलर्जी, एक सॉल्यूशन, एक सॉलिड स्टेट। तो 3 चैप्टर हम लोग कभी भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेट करेंगे जो कि तुम्हारे टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया जाएगा। तो तुम लोग कोशिश करो जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो फिर तुम्हारा कमेंट सेक्शन में लिंक दिया रहता है, जहाँ से तुम्हारा गूगल फॉर्म भी तुम लोग भर लेना, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं गूगल फॉर्म को भर लेना, किसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग के लिए ना। तो कम से कम तुम लोग का रिजल्ट भी तुम्हें शो करना पड़ेगा ना,
कि तुम्हारा कितना रिजल्ट्स आया है सो, ठीक है, ताकि आने वाले दिन में और भी स्टूडेंट हमसे जुड़ पाएगा और बेस्ट कंटेंट यहाँ पे फ्री में उन लोग लाभ उठा पाएगा। तो ये हो गया। और तुम लोग वहाँ पे टेलीग्राम का भी लिंक रहेगा, तो वहाँ पे टेलीग्राम में ज्वाइन हो, वहाँ पे पूरा PDF पड़ा हुआ रहता है, तो वहाँ पे PDF तुम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज का वीडियो बहुत अच्छा तरीका से तुम लोग को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना, जो नया आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, ताकि उन लोग को फील हो सके कि अभी भी समय है, अभी से भी अगर पढ़ा जा सके इस तरह का लेक्चर तो अच्छा तरीका से फोड़ सकेगा उन लोग भी अपना बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि अभी भी समय है। अगर चाहेगा तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर कवर कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो चाहे तो तुम लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना, उन लोग की हेल्प करो, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।